तो मेरा नाम मुकुल अनिल चिमोटे है। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ एस्ट्यूट करियर काउंसलिंग एकेडमी का। भारत में हमारे अलग अलग क्षेत्र में हमारे ऑफिसेस हैं। मुंबई में है, दादर में, पूना में, फर्ग्यूसन रोड, नागपुर में वर्धा रोड, अकोला में भी हमारा ऑफिस है, जबलपुर में हमारा ऑफिस है, कोल्हापुर में हमारा ऑफिस है, वडोदरा में भी हमारा एक सेंटर है। सो ऐसे अलग अलग जगह पे हैं। बेसिकली हमारा यूएस में भी हम एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शिकागो में भी हमारा ऑफिस है। तो 9th से लेके पीएचडी तक हम सभी करियर्स के लिए हम गाइड करते हैं। बेसिकली वी आर करियर काउंसलर्स। वी गाइड द स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम 9th टू पीएचडी फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। सभी स्ट्रीम्स के लिए हम गाइड करते हैं। और मेडिकल स्टडीज के लिए अंडर ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन वी प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथवे टू द स्टूडेंट्स, कंप्लीट प्लान एंड कंप्लीट गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। उनको पूरा एडमिशन मिले, उनका पूरा करियर हम मेडिकल स्टडीज में यूजी पीजी लेवल पर पूरा प्लानिंग देते हैं, और एग्जीक्यूशन में भी उनको मदद करते हैं। सो बेसिकली 27 मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ। आई एम आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी ऑल्सो। एंड काफी स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स और कॉर्पोरेट लेवल ट्रेनिंग्स में कंडक्ट करता रहता हूँ अलग अलग लेवल पे, फॉर यूथ्स एट विलेजेस, फॉर द कॉर्पोरेट लेवल। और काफी सोशल इनिशिएटिव्स में मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। तो आज का अभी मैं ये प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि पहले मैं सारी जानकारी दूंगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे, वॉट एवर क्वेश्चंस आर देयर, यू कैन आस्क ऑन द चैट बॉक्स आफ्टर। हमारे ये खत्म होने के बाद, सत्र खत्म होने के बाद, हम क्वेश्चन और आंसर्स, वी विल बी कवरिंग द क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। तो आइए फिर चलते हैं, चालू करते हैं। सभी को फिर से मैं एक बार सुस्वागतम करता हूं और नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। कुछ साउथ इंडियंस भी हैं, उनको उगड़ी की शुभकामनाएं, और हमारे कुछ मुस्लिम बंधु हैं, उनको रमजान की शुभकामनाएं। हाँ, तो आज का जो सत्र है, इसका मुख्य शीर्षक है इंडियन एमबीबीएस एडमिशन विदाउट डोनेशन एंड इंटरनेशनल एमबीबीएस एमडी ऑप्शंस एज पर नेशनल मेडिकल रेगुलेशंस। तो इसमें अब्रॉड एजुकेशन में भी के बारे में भी एमबीबीएस के बारे में मैं विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ, और सारे नियमों के बारे में, और लेटेस्ट जो नेशनल मेडिकल कमीशन का जो गैजेट है फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के बारे में, इसके बारे में भी मैं विस्तृत आपको जानकारी देने वाला हूँ। सभी स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स का रहना इस सत्र में बहुत आवश्यक है, बिकॉज ये डिटेल प्लानिंग के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो पेरेंट्स का रहना ये बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा इस सेशन, इस सत्र के लिए। बेसिकली मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये एक डिस्क्लेमर है कि 9th ऑफ अप्रैल 2024 तक जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हैं, जो भी गैजेटेड नोटिफिकेशंस हैं स्टेट और सेंट्रल बॉडीज के, तो उसके तहत मैं ये सारी जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद हो सकता है कि रूल्स चेंज हो जाए, तो नए रूल्स भी आ सकते हैं, नए रेगुलेशंस भी आ सकते हैं। आज का सत्र जो है वो 9 तारीख के अप्रैल तक की जो भी जानकारी है, उसको पकड़कर ये मैं आपको सारी जानकारी में देने वाला हूँ बेसिकली। और आने वाले कुछ भी रेगुलेशंस में हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है। जैसे ही कोई नए रेगुलेशंस आते हैं, फिर से सत्र कंडक्ट करके आप लोगों को सारा जानकारी उसके लिए देंगे। तो हम लोग एक करियर काउंसलिंग एकेडमी है, लगभग 27 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। और एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पे हम स्टूडेंट्स के साथ, यानी विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ हम काम करते हैं। हम लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस में भी काम कर रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2000 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है इंडिया की 2020, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी वी आर वर्किंग नाउ। वी हैव लॉन्च्ड लॉट ऑफ इनोवेटिव प्रोग्राम्स, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स हमने लेकर आए हैं। और काफी सत्र भी हम स्टूडेंट्स के अवेयरनेस के लिए, पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए लेते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी नई फैसिलिटीज अभी हैं। तो हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें हम तीनों चीजों में, सिलेबस अपग्रेडेशन में भी काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी यूजीसी ने जो बताया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी काफी एम्फेसिस दिया हुआ है फॉरेन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस विद इंडियन इंस्टीट्यूट्स
फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके लिए भी हम काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं और काफी काम कर रहे हैं। प्रोग्राम रिस्ट्रक्चरिंग, अपग्रेडेशन ऑफ सिलेबस, ये सारी चीजों के लिए हम काम कर रहे हैं। हम एक ग्रुप ऑफ एकेडमिशियंस हैं और 27 साल पहले डॉक्टर तुषार विनोद देवरस, जो एक साइंटिस्ट हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, उन्होंने उन्होंने पीएचडी की है एनालिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच इन करियर काउंसलिंग में। इन्होंने ये संस्था लगभग 27 से 28 साल पहले शुरू की थी और आज हम यूएस से लेके हर जगह पे, हमारा जर्मनी में भी एक नया ऑफिस आने वाला है। सो हम अलग अलग जगह पे सभी क्षेत्रों के लिए हम काम कर रहे हैं। यूएस में शिकागो में हमारा हब है, सेकंड हब भी जर्मनी में भी मल्टीनेशनल आएगा। तो ग्लोबल स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी को हर क्षेत्र की पढ़ाई के लिए हम लोग मार्गदर्शन करते हैं कि आने वाले 10 सालों में क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या रिसर्च अलग अलग क्षेत्र में हो रहे हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है बच्चों के लिए, कैसे स्कॉलरशिप्स बच्चों को मिल सकता है, कैसे अफोर्डेबल एजुकेशन मिल सकता है, कैसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन ले सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में डिटेल चर्चा में और डिटेल हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और पूरा प्लानिंग भी और मेंटोरिंग भी हम, एडमिशंस में भी हम लोग सारी मदद करते हैं। हमें काफी सारे अवार्ड्स हमारे काम के लिए दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा जो नीति आयोग है, इनके द्वारा हमें चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू जी, जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा दिया गया था। प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड हमारे जो माननीय डिफेंस मिनिस्टर हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा हमें दिया गया था। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार हमें माननीय श्री नितिन जी गडकरी, इनके द्वारा दिया गया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल एक्सेलेंस अवार्ड हमें उप मुख्यमंत्री, अभी तक के ये मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा दिया गया। उत्तर महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार हमें दिया गया और इस अवार्ड की खास ये बात थी कि स्वर्गीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी, गान कोकिला लता मंगेशकर जी, और प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की जो थी प्रतिभाताई पाटिल जी, इनके साथ हमें ये अवार्ड मिला। 3 ही लोगों को मिला था, उनमें हम थे। ऐसे 45 से ज्यादा अवार्ड्स हैं। हमें यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हमें हमें सम्मानित किया गया और ये बहुत गौरवशाली था। मुझे स्वयं रशिया में इंटरनेशनल आइकॉनिक अचीवर्स अवार्ड मुझे मॉस्को रशिया में मिला 2019 में। मुझे मेयर इनोवेशन अवार्ड 2019 में मिला और मुझे बेस्ट करियर काउंसलर इन महाराष्ट्र का अवार्ड इमिनेंट रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दिया गया। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में ये सारे जो अवार्ड होते हैं, ये असल में हमें एक प्रेरणा देते हैं कि नया अच्छा काम करें और तत्परता के साथ और डेडिकेटेड वे में हम बच्चों के लिए काम करें और अच्छा मार्गदर्शन करें। इसीलिए हम, हमारा संकल्प भी यही है कि हम समाज के हर कस्बे तक पहुंच सके और एक क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चों को प्रदान कर सकें। इसके लिए हम काफी प्रयत्नशील हैं और अपने एफर्ट्स डालते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम एक एकेडमी है एकेडमिशियंस के, हम किसी भी संस्था को रिप्रेजेंट नहीं करते, कहीं पे भी हमारा डोनेशन के अगेंस्ट हमारा मूवमेंट है। कहीं पे भी किसी भी पेरेंट्स को कैपिटेशन फी ना देना पड़े, ये हमारा संकल्प है। और काफी हमने इसमें रिवोल्यूशन भारत में लाने वाले हम प्रथम थे। हमने काफी एंटी डोनेशन मूवमेंट्स लाए। मेडिकल मार्केट में बहुत ज्यादा डोनेशन चलता था और 3000 करोड़ का कालाबाजारी था, तो इसके अगेंस्ट हमने आवाज उठाई। और डॉक्टर डोनाल्ड सी मार्टिन जो एक्स डीन है, जैसे मैंने शेयर किया, ये कोलंबिया के एक्स डीन है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी है विश्व की चौथे क्रमांक की विश्वविद्यालय है और वहां पे इन्हें 40 सालों से ज्यादा अनुभव है और करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन से अमेरिका जैसे डेस्टिनेशन पे संभाल चुके हैं, गाइड कर चुके हैं बच्चों को। तो इन ऐसे प्रतिष्ठावान व्यक्ति हमारे साथ और आदरणीय व्यक्ति जो अनुभव, जिनके अनुभव के द्वारा हम काफी मार्गदर्शन बच्चों को करते रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। हमारा जो इथो है बेसिकली कि क्वालिटी एजुकेशन, हर हर कार्य का एक संकल्प होता है। हमारा जो संकल्प है वो है क्वालिटी एजुकेशन एंड सक्सेसफुल करियर इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी स्टूडेंट। आपकी कैसी भी आर्थिक परिस्थिति हो, आपका अभ्यास में जो भी प्रकार का आपका परफॉर्मेंस हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा क्या दे सकते हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन कैसा दे सकते हैं, इसके बारे में हम
काफी मार्गदर्शन करते हैं और ये हमारा संकल्प है। अब आता है विषय पे कि एमबीबीएस एडमिशंस। अभी समय आ चुका है, आने वाली 5 तारीख को अभी परीक्षा होने वाली है और सारे विद्यार्थी काफी मेहनत कर रहे हैं। काफी पालकों का भी ये, पेरेंट्स का भी ये सपना है कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छा एमबीबीएस में एडमिशन मिले, उनका करियर अच्छा हो। और ये एडमिशन प्रोसेस एक टोटली डिफरेंट चीज। नीट की परीक्षा अलग चीज होती है और एडमिशन प्रोसेस एक टोटली नया एक ये रहता है, दोनों का संबंध नहीं होता है। बेसिकली नीट एक केवल एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन होती है। जैसे 12th पे आपको 50% मार्क पीसीबी में रहे, या आप यदि रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो 40% आपको पीसीबी में मार्क्स रहे, वैसे ही आपकी उम्र के बारे में क्राइटेरिया दिए जाते हैं। वैसे ही नीट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और एमबीबीएस एडमिशंस जो होती है वो हर साल नवीनता से होती है। पिछले साल का जो भी डेटा रहता है या कट ऑफ रहते हैं, इसको रेफरेंस करके उपयोग करने में कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि हर साल बच्चों की संख्या या परीक्षार्थियों की संख्या जो है वो बढ़ते रहती है। काफी नए ज्यादा विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। लॉट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग, द नंबर ऑफ एग्जाम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जामिनेशन ऑलवेज इंक्रीजेस बाय 3-4 lakhs। तो इसलिए सीट्स वो अकॉर्डेंस में भरती नहीं है। तो इसलिए हर साल का जो कुछ भी रिजल्ट आता है, जो कुछ भी होता है, ये नए डेटास के साथ ही होगा। पास डेटा को रेफरेंस करके यूज करके ज्यादा फायदा होता नहीं है। हर साल नया होता है, हर साल नए रेगुलेशंस आते हैं, हर सरकार के, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के नए नियम आते हैं। और हमारा ये अनुभव है इतने सालों का, इतने सारे अभ्यास के बाद, कि प्योरली मेरिट बेस्ड ही एडमिशन होती है। जो भी सरकार है, ये सरकार का ज्यादा से ज्यादा इनका ये प्रयत्न है कि ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस में लेकर आए। जितने भी प्रयत्न से काफी सुधार ये अभी लाया हुआ है और इनका काफी फायदा अभी बच्चों को मिलने वाला है, स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। तो बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी रहता है। केवल आपके मेरिट के ऊपर ही एडमिशन होगा, कहीं भी डोनेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी भी दलालों के, मिडिल पर्संस के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। आपको यदि स्वयं थोड़ा आप रिसर्च करें, थोड़े से इंफॉर्मेशन ब्रोशर से भी ठीक से पढ़ें, तो आप रॉन्ग प्रैक्टिसेस से आप दूर हट सकते हैं, आपको वो छू भी नहीं सकती। और कहीं पे भी मैनेजमेंट का कैपिटेशन फी देने का भी जरूरत आपको पड़ेगा नहीं, यदि आप ठीक से अभ्यासक तरीके से, एक अभ्यासपूर्ण तरीके से, स्ट्रेटेजिक वे एंड एनालिटिकल वे से इफ यू विल अप्रोच योर एडमिशन प्रोसेस, सो देयर इज नो नीड टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ डोनेशंस। देने की आपकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्मली मानना है। अब आपको और एक, सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि ऑलवेज प्लान योर एमबीबीएस करियर टिल द पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ये करते हैं कि बस अभी आने वाला मुझे केवल ये देखना है कि आई वांट टू जस्ट टेक अ एडमिशन इन एमबीबीएस, मुझे केवल एमबीबीएस में मुझे एडमिशन मिलना चाहिए। बस यही आपका एक ये रहता है, बात का आप सोचते ही नहीं। तो मेरा ये सबसे पहले बोलना है कि बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के एमबीबीएस का करियर अभी उतना सफल आने वाला, इतना रिसर्च चल रहा है, इतना ज्यादा दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का एरा है, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई, ऑन्कोलॉजी में अलग अलग ड्रग्स आ गए, डायग्नोस्टिक टूल्स में बहुत सारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का यूटिलाइजेशन बढ़ गया। इतना सारा सब रिसर्च चल रहा है। यदि आप ग्लोबल नॉलेज के लिए आप यदि नहीं तैयार रहेंगे, यदि आप अपने आप को स्पेशलाइज्ड वे में ट्रेन नहीं करेंगे स्पेशलिटी के साथ, तो आपका एग्जिस्टेंस बहुत डिफिकल्ट है, प्रोफेशनल सक्सेस बहुत डिफिकल्ट है। तो 10 विद्यार्थियों के लिए मेरी सूचना है कि आपको 10 साल तक पढ़ने का आपका संकल्प रहना चाहिए। आपको 10 साल तक पढ़ना पड़ेगा। और पेरेंट्स के लिए मेरा एक गाइडलाइन है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जो करना है, ये 10 सालों के लिए करना है। पीजी तक के फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। आप यदि सोचोगे कि केवल मेरे को 5 साल का कितना खर्चा आ रहा है, तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है। तो यू हैव टू प्लान योर एमबीबीएस करियर टिल द पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट। एंड नाउ इन इंडिया, इंडिया में नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन ये अभी आ चुका है।
तो नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है, जो अगले साल से इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। इसका गैजेटेड नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसके सिवा नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन यदि आप क्लियर नहीं करेंगे तो भारत में आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल ईयर में आपको नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन फाइनल ईयर क्लियर होने के बाद में आपको देना पड़ेगा। नेशनल एग्जिट एग्जाम के दो भाग रहने वाले हैं, एक होने वाला है नेशनल एग्जिट 1 और दूसरा होने वाला है नेशनल एग्जिट 2। तो नेशनल एग्जिट 1 एग्जामिनेशन होने के बाद ही आपको इंटर्नशिप मिलेगी, और इंटर्नशिप के बाद में आपको नेशनल एग्जिट 2 एग्जामिनेशन देना पड़ेगी, और उसके बाद ही आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया मिलेगा। इसका इंप्लीमेंटेशन अभी पहले कैसे था कि कोई भी विद्यार्थी जो बाहर से पढ़कर आता था, यानी परदेश से पढ़कर आता था, उनको ही लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन यहाँ पे थी। लेकिन अभी ये नेशनल एग्जिट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इसको कंडक्ट करेगा, और हर विद्यार्थी को इसको देना पड़ेगा, चाहे आप देश में पढ़ रहे हो चाहे आप विदेश में पढ़ रहे हो। केवल 5 कंट्रीज को एग्जम्पशन है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 5 देशों को नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन से एग्जम्पशन। बाकी भारत के हर विद्यार्थी को ये परीक्षा देना। तो इसलिए आपको क्वालिटी, ये 13.5 घंटे का पेपर रहने वाला नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन पार्ट 1। सो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्लिनिकल अच्छे, जहां पे क्लिनिक्स हैं, जहां पे हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये आपको सोचने वाली बात है। और नीट जो परीक्षा होती है, इसे कंडक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि नीट एक एग्जामिनेशन है, और सेंट्रल एडमिशन जो होता है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इनकी जो बॉडीज रहती हैं, इनकी जो काउंसलिंग अथॉरिटीज होती हैं, हर स्टेट का अपना एक काउंसलिंग अथॉरिटी है। और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंतर्गत, इस मंत्रालय के अंतर्गत मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का एक गठन किया जाता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया कोटा जिसको बोलते हैं, उसका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो हर स्टेट के रेगुलेशंस अलग होते हैं, केंद्र के रेगुलेशंस होते हैं अलग अलग। नीट ये केवल एग्जामिनेशन होती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका नीट का रिजल्ट लगाएगी और ऑल इंडिया रैंकिंग जाहिर कर देगी, उसके बाद उसका कोई रोल कॉल नहीं होता है। ठीक है। सो एडमिशन यदि आपको चाहिए तो बहुत सारा अभ्यास पूर्ण तरीके से, बहुत सारी चतुराई स्ट्रेटेजीज करना पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा, काफी एनालिटिकल अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, तब आपको एडमिशंस मिलने वाली है विदाउट डोनेशन। ये अक्सर देखा गया है, मेरे पास हजारों विद्यार्थी हमारे यहाँ पे आते हैं जिनका हम पूरा एडमिशन प्रोसेस हमने सालों से संभाला हुआ है। और हमने देखा है कि कभी कभी कम मार्क के साथ, किसी को 200-250 मार्क रहते हैं, 300 मार्क रहते हैं, उनको 3-3 जगह पे एडमिशन मिल जाती है। और ऐसे बहुत विद्यार्थी रहते हैं जिनको 500 मार्क मिलते हैं लेकिन एडमिशन नहीं मिलती, और वो फिर से नीट रिपीट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? 10वीं के बाद ही पेरेंट्स और बच्चा प्लानिंग क्यों नहीं कर पाता ठीक से? क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं होती कि उनके लिए नए नए रेगुलेशंस क्या है। तो सबसे पहले ऐसा आपके साथ न हो कि आपके साथ उचित आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, आपके मार्क्स को देख के आपको सब मिले, इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे एमसीसी जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर पब्लिश करता है, उसी तरीके से जो राज्य सरकारें जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर पब्लिश करती हैं, इनको अपने ठीक से पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप गलत प्रैक्टिसेस की शिकार हो जाएंगे, या कम मार्क वाले आपको क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हमें लगता है कि जैसे हम 10वीं 12वीं में चले गए वैसे एमबीबीएस भी चले जाएंगे, या किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई के लिए चले जाएंगे। आपको आपके टैक्सेस, आपको आपकी लोन प्लानिंग्स, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स, ये सारे चीजों का प्लानिंग अभी से करके रखना पड़ेगा। तभी आपको, नहीं तो समय पे यदि आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। और कम मार्क वाले मैंने बहुत देखा है कि बच्चों को एडमिशन मिल गई लेकिन बच्चे एडमिशन ले नहीं सके, क्योंकि उनको समय पे बहुत सारी तकलीफ आ गई। कहीं पे बैंक गारंटी मांगते हैं, कभी और कुछ मांगते हैं, कभी और कुछ मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं।
तो ये सारी चीजों के लिए पहले से ही यदि हमारी तैयारी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या होता है जनरली एक प्रोसेस पूरे भारतवर्ष में, ये किस प्रकार का एक प्रोसेस होता है, इसमें कॉमन क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले जैसे आप टेस्ट देते हैं तो क्या होता है कि हर राज्य के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे ये देखा गया है कि पिछले साल या उसके पिछले साल केरला जैसे राज्य हो गया या पंजाब जैसे राज्य हो गए, इन्होंने क्या किया कि एडमिशन प्रोसेस का जो रजिस्ट्रेशन रहता है ये पहले ही शुरू कर दिया। नीट के रिजल्ट का भी राह नहीं देखा गया उसका। अब एक बात बताइए कि उसको बोलते हैं इंटेंशन टू लेटर रजिस्ट्रेशन फॉर इंटेंशन टू स्टडी। उसको कहा जाता है कि मैं पंजाब आना चाहता हूं, मैं केरला जाना चाहता हूं, इसका एक इंटेंशन फॉर्म आपने भर दिया, आपने एक रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब सपोज आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं और तारीख चली गई, और किसी व्यक्ति को यदि 600 मार्क है या 550 मार्क है और उसने रजिस्ट्रेशन केरला का किया ही नहीं, और किसी 450 मार्क वाले ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो केरला क्या करेगा, केरला में जो नॉन डोमिसाइल कोटा है उसका जब मेडिकल रैंकिंग निकालेगा तो वो बच्चों का निकालेगा जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। यदि आपको ज्यादा मार्क है और आपने यदि रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो आपके रैंकिंग का क्या फायदा होगा ऑल इंडिया रैंकिंग। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एडमिशन ऑल इंडिया रैंकिंग पे कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। ऑल इंडिया रैंकिंग केवल टेस्ट रैंकिंग होता है, एडमिशन हमेशा होती है वो होती है प्रोसेस रैंकिंग के ऊपर। तो प्रोसेस रैंकिंग के लिए आपको पहले इंटेंशन टू स्टडी का फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करना पड़ेंगे। यदि आपकी कोई कास्ट आपकी स्पेसिफिक है, यदि आप एससी समाज से हैं या आप माइनॉरिटी समाज से हैं या आप किसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप बैकवर्ड क्लास से हैं या आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको सारे कास्ट वेरिफिकेशंस, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स, आपके सारे इनकम सर्टिफिकेट्स, ये सारे चीजों का डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होता है। तो यदि आपके डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, ये गलत डॉक्यूमेंट्स है या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है, तो आप राउंड से बाहर हो जाते हैं, इलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है आपकी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा फिर होता है प्रोसेस मेरिट रैंकिंग का डिक्लेरेशन होता है। टेस्ट रैंकिंग अलग बात होगी। बाद में यदि सपोज यहाँ पे कमलेश जी बैठे हैं, कमलेश जी ने एपी का यदि एप्लीकेशन किया प्राइवेट में, और एपी राज्य ने अपनी जो मेरिट डिक्लेरेशन करेगा उसमें यदि आपका नाम रहेगा तो आप वहां पे जाओगे, जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेगा उसका नाम ही नहीं जाएगा। तो कभी भी उसको बोलते हैं कि स्टेट मेरिट रैंक। तो मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन होता है बात। उसके बाद होता है फी डिक्लेरेशन। कभी भी फीस देखे बगैर किसी भी पेरेंट्स को मेरी एक चेतावनी है कि फॉर्म ना भरे। एक बार क्या हो गया था कि मेरे पास एक विद्यार्थी बाद में रोते रोते आया हमारे पास। अकोला जिले का एक शेतकरी का विद्यार्थी था, जो उसके पिताजी खेती करते थे, किसान थे, उनका ज्यादा इनकम भी नहीं था। और वो आया, उसको ये 2018 की बात है, 18-19 की बात होगी ये 2000। उसको 490 के ऊपर मार्क थे और वो किसी स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करता। और वो आया और बाद में रोते रोते आया कि उसने क्या किया कि फॉर्म्स भरते भरते उसको लगा होगा उसको कि पूना का कॉलेज डालना है, मुझे ये शहर का डालना है, तो उसने काशीबाई नवले कॉलेज को, है ना, उसने पहले डाल दिया। उसको ऐसा लगा कि मेरा नंबर यहाँ पे लग सकता है तो मैं डाल दूंगा। और वहां की फी उस जमाने में 13 लाख रुपए थी। और उसकी ये एबिलिटी ही नहीं थी, फाइनेंशियल एबिलिटी ही उसकी नहीं थी कि वो फी भर सके उसकी। और बाद में जब रिजल्ट आया और वहां पे वो ब्लॉक नहीं कर सका सीट, तो वो राउंड से बाहर हो गए। तो हमेशा जब आप फॉर्म भरते हैं तब आपने ये देखना चाहिए कि इनकी फीस क्या है। वैसे ही फीस डिक्लेयर करते समय किसी भी राज्य में आपने ये देखना चाहिए कि वो स्टार मार्क है कि नहीं। एक बार एक विद्यार्थी ने, एक बहुत अच्छी विद्यार्थी थी मेरे यहाँ की, अंकिता नाम था उसका, अंकिता यादव करके। तो वो यहाँ से थी और वो उत्तर प्रदेश में एप्लीकेशन कर रही थी। अब क्या हो गया कि वो, मैंने, मुझे बगैर पूछे
उसने सबसे कम फी वाले कॉलेज में एप्लीकेशन कर दिया चॉइस फॉर्म भरते समय, और हमने उसको बोला, हमारी सलाह तो दे दी थी और उसने वो भर दिया। अब वो कॉलेज की फीस के ऊपर स्टार मार्क था, अब उसका वहां पे नंबर लग गया। वो जब वहां पे एडमिशन लेने गई, और 2 लाख रुपए डिपॉजिट था वहां पे राउंड्स का, वो जब लेने गई तो वो एडमिशन वालों ने, उसको कमिटी ने बोला कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, यदि हम यहाँ पे जीत गए तो आपको 20 लाख रुपए पर साल की फी भरना पड़ेगी, 8 लाख से 20 लाख। तो सुप्रीम कोर्ट को मानना आपको बाध्य रहेगा, और यदि आप ये एडमिशन छोड़ोगे तो 2 लाख रुपए गया जो आपने भरे हुए। सोचो, तो उनके 2 लाख रुपए फॉरफिट हो गए। तो इसलिए हमेशा ये देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस की फी डिक्लेयर की है क्या, या वहां पे कोई लीगलिटी चल रही है क्या। ये लीगलिटी नेशनल मेडिकल कमीशन के पैरामीटर्स नहीं फॉलो करने की वजह से भी होती है। तो ये सारी चीजों को अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। हम अपने दोस्तों को देखते हैं, सहेलियों को देखते हैं, अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। मेरा सबसे बड़ा बोलना है, हर व्यक्ति की स्ट्रेटेजी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी रहती है, वो सीक्रेट रहना चाहिए। एक एक मार्क के ऊपर एडमिशन चले जाती है, कभी अपनी स्ट्रेटेजी को किसी के साथ डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। सगा अपने चाचा का लड़का भी होगा, वो भी होगा, तो वो भी कॉम्पिटिटर है। एक एक मार्क पे हजारों बच्चे होते हैं। तो जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज है एडमिशन की, ये कभी किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। और प्रिफरेंस फॉर्म फिलिंग, ये हमेशा रैंकिंग को पकड़ के होना चाहिए। हमें ये लगता है कि भैया हमको ये मिलेगा, हम क्या देखते हैं, हमें क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा ये देखते हुए पिछले साल के डेटा को हम रेफरेंस करके यूज करते हैं, और फिर बाद में हम हमारी रैंकिंग प्रिफरेंस फॉर्म भरते हैं। ये बहुत गलत है। आप यदि गलत के रैंक, तो आपका अपग्रेडेशन होगा ही नहीं। यदि आप गोंदिया के कॉलेज में हैं या कोई कॉलेज में, वहां से यदि नागपुर के कॉलेज में आना है, बड़ी सिटी में आना है, या हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटी में, अपग्रेडेशन कैसा होगा यदि आप गलत रैंकिंग्स के कॉलेजेस को ये करोगे तो सिस्टम हमेशा ऊपर से नीचे आपको चॉइसेस देती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाते आप। लेकिन नीचे के कॉलेज को आपने ऊपर डाल दिया तो गए काम से फिर। तो ये प्रिफरेंस फीलिंग जो रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको बहुत तरीके से करना चाहिए किसी भी राज्य में आप। सेकेंडली होता है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पेशेंस के साथ करना चाहिए। हम क्या हो जाते हैं, कभी भी एक बात ध्यान में रखिए, यदि आपके हाईएस्ट लेवल के मार्क्स नहीं है, और आप मिड लेवल मार्क्स में हैं या लो मार्क्स में हैं, तो पहले 2-3 राउंड में आपका कभी एडमिशन नहीं होने वाला। आपका एडमिशन ये लास्ट राउंड में ही होगा, ये हमेशा ख्याल में रखिए आप। तो आपको राउंड्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, स्पॉट राउंड को मॉनिटर करना पड़ेगा। अब तो सारी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, सेंट्रलाइज तरीके से सब चलाया जाता है, लेकिन अपना स्ट्रैटेजी, हमको कहां पे नंबर स्पॉट राउंड में लग सकता है, हमारी इलिजिबिलिटी को जिंदा रखना। बहुत सारे बच्चे गलत निर्णय के साथ नॉन इलिजिबल हो जाते हैं फाइनल राउंड्स के लिए, गलत निर्णयों की वजह से। तो हमें अपनी एलिजिबिलिटी को बनाए रखना है, और लास्ट राउंड तक हमको पेशेंस से देखना चाहिए, तब एडमिशन होगा। सेकेंडली होता है कैंसलिंग सीट मैनेजमेंट। कैंसलेशन ऑफ सीट मैनेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है जिससे एडमिशन होती है। किसी को नंबर लग गया, इसका कभी भी राउंड डमी होते हैं। टॉपर्स को मल्टीपल लेवल के ऊपर अलग अलग राज्यों में एडमिशन होती हैं। टॉपर्स हमेशा डीम यूनिवर्सिटी में भी फॉर्म भर डालेंगे, लेकिन किसी को सीट मिलना और उसने लेना, ये चीजों में फर्क रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कैंसिल कर देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का अपग्रेडेशन हो जाता है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली परिपूर्णता नहीं कर पाते हैं, या उनके सर्टिफिकेट्स इनवैलिड हो जाते हैं। तो वो जो कैंसलेशन सीट मैनेजमेंट होता है, इसको मॉनिटर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजी होती है एडमिशन अक्रॉस इंडिया यदि आपको लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत में ये सारे जो मैंने बताया कि इंटेंशन टू स्टडी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, इंस्टीट्यूट वाइज फी डिक्लेरेशन, प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग, allotment various rounds including mock and spot rounds, and cancellation seat management, ये सारी चीजें प्रोसीजर्स है।
चार प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं भारत में। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एक होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एक होता है डीम यूनिवर्सिटी, और एक होता है सेंट्रल एक्ट यूनिवर्सिटीज, यानी एम्स, जिपमर, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस, और अलग अलग। हर किसी का प्रोसीजर अलग अलग होता है। एवरी प्रोसीजर इज अ डिफरेंट प्रोसीजर। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या है कि 15% सीट्स आपकी जो रहती हैं ये केंद्र सरकार की होती है, जिसको ऑल इंडिया कोटा कहा जाता है। और राज्य सरकार की जो रहती है वो 85% सीट्स होती है। सपोज महाराष्ट्र में देंगे आप, तो महाराष्ट्र में यदि 28 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा रहेगा, और 85% जो सीट रहेगी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से होगा, रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। तो ऑल इंडिया कोटा में लगभग 66% रिजर्वेशन होता है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, डिफेंस, ये सारी ऑर्फनेज, फिजिकली डिसेबल, ये सारी चीजों का यदि रिजर्वेशन हम पकड़े तो लगभग 66% रिजर्वेशन आज केंद्र सरकार में होता है। और राज्य सरकार में महाराष्ट्र में लगभग ये साल 72% रिजर्वेशन रहने वाला है। यदि महाराष्ट्र और मराठा आरक्षण यदि आ गया तो हमारा लगभग 72 to 75% रिजर्वेशन हो जाएगा महाराष्ट्र। और सेंट्रल एक्ट की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस हो गए, इनकी प्रोसेस क्वालिफिकेशन नीट है, लेकिन इनके अलग, इनके एप्टीट्यूड टेस्ट अलग चलते हैं, इनके राउंड्स अलग चलते हैं। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड्स अलग रहते हैं, मेडिकल टेस्ट अलग होता है, ये सारी चीजें अलग होती है। अब थोड़ा पिछले 2 सालों के इसके ऊपर मैं थोड़ा संक्षेप में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा कि 2022 में गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एडमिशन जनरल कैटेगरी की लगभग क्लोज हुई थी ऑल इंडिया कोटा में, वो 613 पे थी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 610 पे थी, ओबीसी के लिए 610 पे थी, एससी के लिए 494 पे थी, एसटी के लिए 460 पे थी, और 219 के ऊपर एमएनजी डीयू लेवल पे। सेकेंडली 2023 में जनरल कैटेगरी का ऑल इंडिया का कट ऑफ जो था वो 604 के करीब आया था लास्ट राउंड में। ओबीसी के लिए 602, एससी के लिए 479 पे आया था, एसटी के लिए 468 पे आया था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 601 पे आया था। लेकिन ये साल हर साल 25 से 30 मार्क का फर्क पड़ेगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये साल 4 लाख बच्चे ज्यादा परीक्षा में बैठे। जितना सीधा इजी एग्जामिनेशन होगा उतना मेरिट आए जाए, उतना मेरिट आए जाने वाला है। एम्स की यदि रैंकिंग हम देखें तो 2021 में दिल्ली का जो रैंकिंग था वो 53 पे क्लोज हुआ था, 22 में 60, ऑल इंडिया रैंकिंग 61 पे क्लोज हो गया था, और 2023 में 57 पे क्लोज हो गया। आप यदि ये सारे एम्स के मैंने दिए, भुवनेश्वर में 603। तो ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस में लास्ट ईयर लगभग 15,114 रैंकिंग, ये लास्ट राउंड तक के एससी एसटी और ये सारा जो पकड़ के है, वो वहां पे ये रेंज में आपको एडमिशंस वहां पे गई थी। उसके नीचे, इसके पहले तो काफी हाई था, यानी बहुत ज्यादा हाई था। अलग अलग इसमें भी देखेंगे, राय बरेली में देखेंगे, भटिंडा का जो था वो 15,114 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, रायबरेली में 6,901 पे क्लोज हुआ था। यह ऑल इंडिया का रैंकिंग था, वहां पे जिन्होंने एप्लीकेशन किया उनके अलग रैंक निकाले गए प्रोसेस। अभी सीट्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। सीट्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। 2017-18 में 237 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे और लगभग 31,483 सीट्स थी। 2018-19 में 253 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे और 33,893 सीट्स थी। 2019-20 में 279 मेडिकल कॉलेजेस हुए और 42,222 एमबीबीएस सीट्स थी। 2020-21 में 289 मेडिकल कॉलेजेस हुए और 43,435 सीट्स थी। 2022-23 में 322 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थी और 48,212 सीट्स थी केवल। इसमें 66% रिजर्वेशन है।
हर पालक को ये लगता है, हर पेरेंट को लगता है कि मेरे बच्चे को गवर्नमेंट में एडमिशन मिलना चाहिए। 24 लाख बच्चे और 48,000 सीट, इसमें SC ST OBC WS, वुमेन्स कोटा, डिफेंस कोटा, सारे कोटा है। सोचो कहां स्टैंड करते हो आप। ठीक है। अब ये साल के रजिस्ट्रेशन मैं बताता हूं। 2020 में लगभग 15,97,435 लोगों ने नीट एग्जामिनेशन दी। 2021 में 16,14,777 लोगों ने एप्लीकेशन की। 2022 में 18,72,343 लोगों ने एप्लीकेशन की। 2023 में 20,87,445 लोगों ने एप्लीकेशन की। और इन 2024 23,81,833 people have applied for the NEET examination, and number of seats including government and private is only 1,08,000 seats approximately। इसमें गवर्नमेंट का फिगर 50-55 हजार के ऊपर नहीं है। सोचो अब क्या है। अब मैं आपको बता देता हूं अपन ने कितना देखा। ये पीछे वाली स्लाइड में जाता हूं तो लगभग गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, 48,212। सारी जितनी जातियां हैं, जितनी कास्ट है, ये सारा पकड़कर 48,212 सीट्स थी, 212 सीट्स थी। ठीक है। अब ये एनालिसिस है मेरा 2023 का, कि 705 जिनको मार्क थे, ऐसे 154 स्टूडेंट्स थे। 700 मार्क्स में 320 स्टूडेंट थे। 680 मार्क में 1738 स्टूडेंट है। 660 मार्क्स में 4800 स्टूडेंट्स है। 650 मार्क्स में 7200 स्टूडेंट है। 620 मार्क्स में 18,700 स्टूडेंट्स है। 596 में 31,500 स्टूडेंट्स थे। यानी सीट्स कितनी है, 48,000। तो 496 मार्क तक तो 32,000 स्टूडेंट लगभग हो गए। Are you understanding? Do you keep what is the process? What is the current position? Where do you stand? ये समझ लीजिए। इसके हिसाब से आपको सब प्लान करना पड़ेगा MBBS करियर आपका। नाउ एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, महाराष्ट्र में डोमिसाइल कंपलसरी होता है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे कंपलसरी होता है। इसमें एक नियम होता है कि आपका 10th भी यहां से होना चाहिए, आपका 12th भी यहां से होना चाहिए, और आपको डोमिसाइल यहां का रहना चाहिए। यदि आपका 10th कहीं और से हुआ है तो आप महाराष्ट्र में, या 12th कहीं और से हुआ है तो आप डोमिसाइल देने के बाद भी यहाँ पे आप एडमिशन नहीं ले सकते। ये कंपलसरी है कंडीशन। अब तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने चंद्रपुर के बच्चे देखे हैं, जनरली चंद्रपुर वगैरह, हैदराबाद वगैरह जाके 12th करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है। वो 85% के लिए एलिजिबल होते ही नहीं, क्योंकि उनका 12th वहां से हुआ है। आप यदि डिफेंस सर्विसेज में हैं, आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, और आपको यदि यहाँ पे ट्रांसफर पे यदि आप आए हैं, कहीं ट्रांसफर पे गए हुए हैं, तो उसके लेटर्स और उसके आपको सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ते हैं, तब आपको वो एलिजिबिलिटी हो सकती है। या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको कहीं पोस्टिंग दिया हुआ है तो वो हो सकता है आपका बच्चे का, तब तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का नियम अलग होता है। जैसे मैंने गवर्नमेंट का बताया, वैसे प्राइवेट इज डिफरेंट। प्राइवेट में हर स्टेट की अपनी एक काउंसलिंग बॉडी होती है, और प्राइवेट में हर स्टेट के नियम अलग अलग होते हैं। हर जगह डोमिसाइल जरूरी नहीं होता। जैसे महाराष्ट्र में डोमिसाइल जरूरी है, वैसे कर्नाटका में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, अभी तक तो भी नहीं है। तो महाराष्ट्र का क्या नियम है कि जो भी व्यक्ति जिसने 10th और 12th यहां से किया है, और जिसने यहाँ पे डोमिसाइल जिसके पास है, वही यहां से पढ़ सकता है। लेकिन कर्नाटका का बच्चा महाराष्ट्र की भी किसी भी प्राइवेट में, कोई बाहर का बच्चा एप्लीकेशन नहीं कर सकता। वो केवल ऑल इंडिया 15% में ही एप्लीकेशन कर पाएगा। लेकिन महाराष्ट्र का बच्चा आज कर्नाटका में अप्लाई कर पाएगा, AP में अप्लाई कर पाएगा, तेलंगाना में अप्लाई कर पाएगा, या मध्य प्रदेश में सेकंड राउंड के बाद एप्लीकेशन कर पाएगा।
या वो इधर हरियाणा में एप्लीकेशन कर पाएगा, या हिमाचल में एप्लीकेशन कर पाएगा, या सिक्किम में एप्लीकेशन कर पाएगा। तो हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रेगुलेशन होते हैं। यदि आपका रैंकिंग, आपके आपके मार्क्स कम है, आप कैटेगरी के रिजर्वेशन को फाइट कर रहे हैं, और आप केवल महाराष्ट्र में एप्लीकेशन करेंगे, तो एडमिशन तो वैसे ही चले गई आपकी। आपने नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी है, इलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन दी है, तो आप पूरे भारत में एप्लीकेशन के लिए इलिजिबल है। तो आप राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा देते हैं, और प्रांतीय विचारधारा रखते हैं, और प्रांतीय विचारधारा रखने हुए फिर आपका जो भी आपका ये रहता है वो बहुत कम रहता है, चांसेस कम हो जाते हैं। तो हर स्टेट के रेगुलेशंस के ये करके आपने एप्लीकेशन करना है। भारत में 50 के करीब करीब डीम यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो रहता है, इनके द्वारा इनको ऑटोनॉमी दी गई है। ऐसे 50 के करीब करीब इंस्टीट्यूशन हो। अभी ये दूसरे स्टेट में जब आप अप्लाई करते हो तो आपको रिजर्वेशन लागू नहीं होती। जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करेंगे अदर स्टेट्स में, तो आपको रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन आउटसाइड महाराष्ट्र इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। You have to qualify the examination as per the open candidate. If you have qualified your NEET examination as a OBC candidate or SC candidate or ST candidate, you cannot apply to other states. You have to qualify the examination with 50 percentile marks. Then only you are eligible to apply on an all India basis to different states in the private institutions also, in the deemed universities also. डीम यूनिवर्सिटीज में 2 लाख रुपए आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। और अब 3 राउंड्स होते हैं। अभी पहले कैसे होता था कि इंस्टीट्यूशन राउंड्स भी इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता था। अब इसको भी मॉनिटर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करता है। तो सारे राउंड्स ये अभी सेंट्रलाइज तरीके से होते हैं। और थर्ड राउंड एग्जिट आपको परमिट नहीं है। यदि आपको थर्ड राउंड में एडमिशन मिल गई, और यदि आपने पिछले साल ये रूल था कि आपको थर्ड राउंड में मिल गया तो आपको एग्जिट अलाउड नहीं है। यदि आपने छोड़ दी तो आप पूरे काउंसलिंग राउंड से बाहर चले जाओ। किसी भी स्टेट को सीट्स वापस नहीं करने वाली है मॉपअप राउंड के लिए। मॉपअप राउंड अलग से सेंट्रली कवर करने वाली है। ये समझ लीजिए बात। तो इसको थर्ड राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड बहुत क्रूशियल होते हैं। ठीक है। ऑल इंडिया 15% गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम यूनिवर्सिटीज, इनका जो एप्लीकेशन होगा ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के पोर्टल से होगा, और सारे डॉक्यूमेंट अपने को वहां अपलोड करना पड़ेंगे, और बाद में वेरीफाई इंस्टीट्यूशन लेवल पे करना पड़ेगा। अब आपको ये स्टैटिक, अभी तक के सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बोल रही है कि सेंट्रलाइज प्रोसीजर लेके आएंगे, लेकिन ये साल इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो क्या हो जाता है कि बहुत बार कर्नाटक में भी हमको एप्लीकेशन करना है, और हमको महाराष्ट्र में भी करना है, तो ओवरलैप होता है। तो हमें ओवरलैपिंग को प्लान करना पड़ेगा अच्छे से। उसके कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसको यूज करके हम काफी गाइड करते हैं उसके बारे में। तो कम समय में, एक ही समय यदि 3 स्टेट का यदि आपको काउंसलिंग चल रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यदि आपको वहां पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे आप? तो ये सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ काउंसलिंग डेट्स अक्रॉस इंडिया इज अ बिग प्रॉब्लम। और लिमिटेड वेकेंट सीट्स के इंफॉर्मेशन मिलना, कहाँ पे वेकेंट सीट्स हैं, इसको मॉनिटर करना राउंड वाइज, ये बहुत बड़ी चीज होती है यदि अपने को मिडिल लेवल मार्क्स पर एडमिशन लेना है। बहुत जरूरी होता है, बहुत मॉनिटरिंग लगता है सारी चीजों में। सो सेकेंड एंड थर्ड राउंड बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आपका डिपॉजिट फॉरफिट हो जाता है। आपको ये मालूम है कि आपको क्या लेवल पे गवर्नमेंट मिलने वाला है। उसके बाद यदि आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो आप फालतू के सपने मत देखो। आपको डी में इधर आपके फाइनेंशियल बजट्स के हिसाब से एप्लीकेशन करना पड़ेगा, रेगुलेशन सुनना पड़ेगा। और सेकेंड और थर्ड राउंड बहुत क्रिटिकल होता है कि हमें उसको बाईपास करना है क्या, सेकेंड राउंड को कैसे एग्जिट किया जाए, हमारा डिपॉजिट भी कैसे बचा रह सकता है, कैसे हम स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजीज होती है। तो बहुत ही क्रूशियल होती है ये सारी चीजें। सेकेंड और थर्ड राउंड बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल हाउ यू हैंडल द सेकेंड एंड थर्ड राउंड्स।
आपका यदि सेकेंड एंड थर्ड राउंड में एडमिशन हो गया तो स्टेट का सेंट्रल में और सेंट्रल का स्टेट में अपग्रेडेशन रुक जाता है। यू आर बेयर्ड फ्रॉम अपग्रेडेशन। यदि आपको स्टेट में मिल गई तो आपकी लिस्ट सेंट्रल को चले जाती है पूरी। तो वहां पे यदि आप देख रहे हैं कि मुझे एमएस में मिल सकती है तो आपका अपग्रेडेशन रुक जाएगा। यदि सेकेंड राउंड में आपका यहाँ पे लग गया है तो उसकी लिस्ट पूरी चले जाएगी सेंट्रल में। जीएमसी में कहीं पे दूसरे स्टेट में और अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आपका अपग्रेडेशन वहां पे रुक जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। बात आती है पीजी की। क्या हो जाता है कि यूजी में हमको बहुत ज्यादा ये तो सीट्स है लेकिन पीजी में भारत में सीट ही नहीं है। प्रॉब्लम पीजी का आता है। हमेशा फाइनेंशियल कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो यूजी को एवरेज यदि खर्चा निकालें तो 75 लाख रुपए 5 साल का खर्चा आएगा आपको 15 लाख रुपए प्रति साल में। 75 लाख से 1.25 करोड़ रुपए तक भारत में यूजी का खर्चा है और पीजी का इसके डबल खर्चा है। नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल ब्रांचेस होती है भारत में। लगभग 70,000 कास्ट के हिसाब से 70,000 सीट से पीजी में 2.5 लाख बच्चे हैं, 3 लाख बच्चे एप्लीकेशन कर रहे हैं। नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस और क्लिनिकल ब्रांचेस पकड़ के 32 ब्रांचेस है। तो ये सारा पीजी को देखते हुए आपको प्लान करना पड़ेगा सारी चीजें। रोटेशन में भी सीट्स रहती है बहुत बार। ये देखिए कि महाराष्ट्र का नियम क्या है कि ऑल द कैंडिडेट्स, दिस इज द पेज नंबर 7 ऑफ महाराष्ट्र एमडी एमएस पीजी ब्रोशर। ये क्या बोलता है कि यदि आप दूसरे स्टेट में पढ़ने जा रहे हो नॉन डोमेसाइल कोटा में, ऑल इंडिया कोटा छोड़कर आप यदि वहां के प्राइवेट में जा रहे हो, डीम नहीं प्राइवेट में जा रहे हो, यदि इफ यू विल गो टू द कर्नाटका प्राइवेट यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्टेट डोमेसाइल सीट्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। ये समझ लीजिए आप इलिजिबल नहीं रहेंगे कि स्टेट के सीट्स में आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एप्लीकेशन कर सके। इफ यू आर गोइंग टू अदर स्टेट्स ये समझना पड़ेगा। तो पीजी में कैसा रहता है 50-50% सीट रहती है। 50% सेंट्रल सीट, 50% स्टेट सीट। और प्राइवेट में 50% मैनेजमेंट कोटा होता है और 50% स्टेट कोटा होता है। उसमें फिर सारे रिजर्वेशन आते हैं। 5 टाइम्स ज्यादा फी होती है मैनेजमेंट कोटा की। तो आप यदि डोमेसाइल कोटा में नहीं आ पा रहे तो आपकी सीट्स वैसे ही कम हो गई। ये आपको देखना पड़ेगा। यदि आप अब्रॉड में एजुकेशन करने जा रहे हो, इफ सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू रशिया, चाइना, ऑल दिस कंट्रीज, तो आपको ये देखिए पेज नंबर 7 महाराष्ट्र एमडी एमएस पीजी ब्रोशर पेज नंबर 7। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमडी एमएस एग्जामिनेशन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर नॉट एलिजिबल फॉर नीट पीजी 2021 एडमिशन प्रोसेस अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट सेल सीटी सेल। समझ गए आप? तो इसलिए फिर आपको बाहर से जब पढ़ के आते हो तो आपको डीम यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। तो वहां खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो जिस वजह से बाहर गए थे आप, वो वजह पीजी में आपका राक्षस ब्रह्म राक्षस पढ़ के आपके पीछे पड़ा रहता है कि अरे कितना कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हो जाएगा हमारा पीजी में, भयानक कॉस्ट हो जाएगा मेरा। सो ये ख्याल में रखिए कि लेकिन एडमिशन तो लेना है तो हमें एप्लीकेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम रहना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट सीट्स आपको मिलती है या इफ यू आर टेकिंग अ सब्सिडाइज्ड एजुकेशन यू विल हैव टू साइन अ बॉन्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ 10 लाख रुपीस। So during post graduation if you want to fly down to the United Kingdom or US for the PG, so you will have to give the bond money to the government। ये सारी चीजें रहती है तो ये समझ में लीजिए क्योंकि पीजी में ब्रांच ही नहीं मिलता है, फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ब्रांच में। और अब तो नेशनल एग्जिट आने वाला है। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशंस करते समय ये सारे रूल्स को समझकर आपको एप्लीकेशन करना है। जितने कम मार्क्स हैं उतने ज्यादा एप्लीकेशंस आपको करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में रहिए मत। बहुत बार हमको लगता है मुझे तो 550 मार्क है, मैं महाराष्ट्र के बाहर क्यों एप्लीकेशन करूं। आप गलत सोच रहे हो। आपको बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। आप हेल्थ इंश्योरेंस क्यों निकालते हो? आप बीमार पड़ोगे तो आपको बैकअप रहता है करके हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस निकालते हो। एमबीबीएस प्रक्रिया इतनी ज्यादा है कि 24 लाख बच्चे हैं और 1 लाख सीट है। इसमें केवल एक महाराष्ट्र में 8-9 हजार सीट, उसमें भी रिजर्वेशन, उसमें आप एप्लीकेशन करोगे तो आपने आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम कर डाली एडमिशन की।
आप 2-2 साल 3-3 साल रिपीट करते हैं वो नीट, कोई भी क्लास वाला आपको बताता नहीं है कि भैया नीट रिपीट मत करो। वो बोलते हैं सुधर जाओगे और इंप्रूव हो जाओगे। महंगा हो जाता है और 10% से और महंगा हो जाता है एजुकेशन। सो किसने रिपीट करना चाहिए ये भी सोचने वाली बात है। कोई बच्चा 200-250 मार्क लेके बोलता है कि मैं रिपीट करूंगा, गलत बात है। किसी को 550 मार्क है, वो 600 लेने का सोचना है तो बात अलग। लेकिन कोई 200-300 मार्क के साथ, 400 मार्क के साथ बोलेगा कि भैया मुझे 650 मार्क लेना है, तो वो गलत बात है। मैंने तो बहुत कम देखा है ऐसा इतने सालों में। हजारों बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूं। सो डोंट थिंक इमोशनल, बी प्रैक्टिकल। अब ये एक एवरेज है कि आपका क्या बजट रहना चाहिए। यदि आपका 590 के अबाउ है ओबीसी या ओपन कैटेगरी, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। आप यदि 550 से 590 हैं, तो 6 से 10 लाख रुपए तक की आपका एजुकेशन होगा। आपका यदि सवा 550 से 550 के बीच में आपका स्कोर है, तो 10 लाख से ज्यादा आपका एजुकेशन होगा। आपको यदि 525 से कम है, तो 12-13 लाख तक के आपका एजुकेशन होगा। आपको 300 से कम यदि स्कोर है आपका, तो आपका 15 लाख है ना, 15 लाख से 25 लाख तक आपका एजुकेशन होगा। जितना कम स्कोर, उतना ज्यादा फीस आपको लगने वाला है। हर साल 10% फी का इंफ्लेमेशन 7 to 10% के बीच में आपने पकड़ना चाहिए आपके बजट से। एजुकेशन लोन सभी से प्लान करके रखना पड़ेंगे आपको सब सारे चीज। ये कुछ फीस है पिछले साल डीम यूनिवर्सिटी से। तो भारत में एक तो पैसे वाला डॉक्टर बन सकता है, या जो बहुत ज्यादा होशियार है वो डॉक्टर बन सकता है, या जो अच्छे से प्लान करे, जो एडमिशन प्रोसीजर को समझकर प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस करे, स्ट्रेटेजाइज वे में, वो डॉक्टर बन सकता है। ये कस्तूरबा मेडिकल का 17,80,000 फी था, है ना। तो आप देखो कि सिम्बोयसिस पूना गर्ल्स का कॉलेज है, 12,77,000 फीस इसकी, सबसे कम फीस इसकी थी। और मैक्सिमम जो कॉलेजेस थे 27 लाख तक डीवाई पाटिल, 27 lakhs, 28 lakhs, ये एवरेज एक साल की फी है। तो यदि आप मिड लेवल स्टूडेंट्स हैं, और यदि आपको रिजर्वेशन महाराष्ट्र के बाहर जाना पड़ रहा है, रिजर्वेशन नहीं है आपको, तो आपका टोटल बाहर तो मिलता ही नहीं रिजर्वेशन, तो आपका एजुकेशन मिनिमम हॉस्टल का खर्चा पकड़कर 15 लाख रुपए प्रति साल का पकड़ना चाहिए। सो हम लोग क्या करते हैं, हर पेरेंट्स के साथ बात करके, हर स्टूडेंट्स के साथ बात करके, इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोवाइड करके हम लोग एक उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो फाइनेंशियली कैसा है, गरीब है क्या, कैसा है। अच्छे अच्छे मार्क वाले बच्चे भी गलतियां करते फॉर्म भरने में बहुत से। छोटे छोटे गांव के गढ़चिरौली की एक किसान की बच्ची थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या करना है, कैसे करना है। वहां कंप्यूटर फैसिलिटी भी रहती नहीं है, नेट फैसिलिटी होती नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती हो जाती है छोटी छोटी। ये टाइपिंग इंस्टीट्यूट वालों के पास जाते हो आप, ये 1,000 रुपए में फॉर्म भरने का डेढ़, और वो ऐसे ही सी मिस्टेक करता है कि आप इलिजिबिलिटी से बाहर चले जाते हो। कितने विद्यार्थियों का देखा है मैंने ऐसा, फॉर्म रेक्टिफाई भी नहीं करते आता, फिर अपने को एडिट भी नहीं करते आता है फॉर्म। ऐसी गलतियां मत करिए आप, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 to 1 पूरे बच्चों के साथ में, हमको कहीं पे भी मैनेजमेंट को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, कहीं पे भी कैश की कोई व्यवहार आपको करना नहीं है। हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से, उसके अभ्यास के हिसाब से, उसके रिजल्ट के हिसाब से, पेरेंट्स के आर्थिक प्लानिंग के हिसाब से हम उसका पूरा मेडिकल करियर प्लान करके देते हैं, और उसकी पूरी एडमिशन प्रोसेस प्लान करते हैं और हैंडल करते हैं। और हम, हमारा ये रहता है कि उसको आज तक हमारा 100% रिजल्ट है कि जिसने सलाह मानी है उसको एडमिशन है हमारी तरफ से। तो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस गाइडेंस पीजी तक के हम लेके जाते हैं। हम अमेरिका में भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्री मेडिकल पीजी को ले जाने वाली भारत की एकमेव संस्था है। तो वी प्लान टिल द पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट, पूरी स्ट्रेटेजीज हम एक इंडिविजुअल के साथ बनाते हैं। गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन निकाला था कि सेंट्रलाइज प्रोसीजर काउंसलिंग की निकालेंगे, लेकिन इलेक्शन की वजह से नहीं होनी, नेक्स्ट ईयर होगा। सो नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना। जो कॉलेजेस के रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, जहां पे अच्छे से हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां पे पढ़ने में जाने में मतलब नहीं, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी, नेशनल एग्जिट पास ही नहीं करोगे आप। तो
अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए जहां पे आपको ये सारी सुविधाएं अच्छे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स, क्लिनिकल रोटेशंस आपको अच्छे मिलेंगे, ऐसी जगह ही पढ़ने जाना चाहिए। अब इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनली आप एक्सप्लोर करना चाहिए आपने, क्यों इंटरनेशनल एजुकेशन को जाना भी ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी एजुकेशन अपने को पीजी तक प्लान करना पड़ेगा, तो हमें वो सिस्टम में जाना है जहां से हमें पोस्ट ग्रेजुएशन या फाइनल स्पेशलाइजेशन अच्छे से मिल सके, ऐसे कंट्रीज में हमको जाना है। अब मेडिकल काउंसिल, अभी तक कैसा था कि जो भी रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, यूक्रेन जैसे कंट्रीज में जाते हैं, ये लोग जब भारत में आते हैं इनको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन अभी तक देना पड़ती है, तो इसका रिजल्ट 10.6% के ऊपर नहीं है। और नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन का इससे 10 गुना ज्यादा कठिन एग्जामिनेशन रहने वाली। तो नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन 13.5 घंटे का पेपर रहने वाला। ये 3 घंटे के पेपर में यदि 10% बच्चे पास करते हैं, तो 13.5 घंटे की परीक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे पास करेंगे परीक्षा। तो इसलिए हमें ये सोच समझकर अब्रॉड में जाना चाहिए कि कौन से कंट्रीज नियमों के बाहर नहीं है, नियमों को पकड़कर, कायदे को पकड़कर हमको जाना है, और एजुकेशन की क्वालिटी को पकड़कर हमको बाहर जाना है। आपको ये भी समझ में पड़ेगा कि वैसे देखा जाए तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एक फायदा रहता है कि आप जाने से अफोर्डेबल एजुकेशन और ग्लोबली एक्सेप्टेड एजुकेशन आपको यूएस जैसे जगह से मिल सकता है। और भारत में आएंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप बाकी कंट्रीज में आते हैं तो प्रॉब्लम पीजी का होता है कि पीजी में आके यहाँ पे बहुत महंगा एजुकेशन आपको लेना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स आपके लिए अलाउड ही नहीं रहती। तो इसलिए हमें ये सोच के जाना है कि कौन से एजुकेशन सिस्टम में जाए जहां से हम अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज में जाकर हम पीजी कर सके, प्री मेडिकल पीजी कर सके, सो दैट हम इंडिया में वापस आ सके। तो हमेशा इसको पकड़कर हमें हमारा फॉरेन मेडिकल एजुकेशन हमको प्लान करना चाहिए। 18 नवंबर 2021 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने नया गैजेट निकाला है, और फॉरेन मेडिकल, नेशनल मेडिकल कमीशन का ये गैजेट नोटिफिकेशन, गैजेटेड जो है, ये फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए है। इसको ठीक से पढ़कर इसके बाहर काम मत करिए आप, ये तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये क्या बोलता है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में यदि आपको एजुकेशन लेना है, तो आपका एजुकेशन, ये पॉइंट नंबर 4 देखिए इसका, तो आपका एजुकेशन मिनिमम 54 मंथ्स का रहना चाहिए। उसके बाद में 12 महीने की आपकी इंटर्नशिप रहना चाहिए जो इंग्लिश में रहना चाहिए। आपका पूरा कोर्स इंग्लिश में रहना चाहिए। आपका इंटर्नशिप शुड बी कंसीडर्ड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। सेकेंडली, जो भी प्रदेश में आप पढ़ने जा रहे हैं, जो भी देश में आप पढ़ने जा रहे हैं, वहां का परमानेंट लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको मिलना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे आप रशिया में जा रहे हो या चाइना में जा रहे हो या कोई भी कंट्री में जा रहे हो, तो यहाँ की लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन इनकी भाषा में रहती है। तो वो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन पास यदि आप नहीं करोगे तो उसके साथ, उसके सिवा आप भारत में नहीं आ पाओगे। अभी तक नहीं था ऐसा। तो प्रिफरेबली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाना चाहिए जहां पे लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन भी इंग्लिश में है, इंटर्नशिप में भाषा भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो लोग चाइनीज में बात कर रहे हैं और आपको चाइनीज सीखना पड़ता है। पेशेंट इंटरेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस। So basically you need to understand language is a basic need। और फिर वहां से इंडिया में वापस आकर आपको नेशनल एग्जिट 1 और 2 देना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे इंटर्नशिप आपको एडेड 1 साल की इंटर्नशिप करना पड़ेगी। और ये सारा एजुकेशन आपका विद इन 10 ईयर्स होना चाहिए। ये नियमों के बाहर आपने फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि आप इसको, और सिलेबस आपका सेम टू सेम मैच होना चाहिए इंडियन सिलेबस से। इंडिया ने किसी कंट्री को अदर देन 5 कंट्रीज, 5 कंट्रीज आर स्पेशली एग्जम्प्टेड कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। यहाँ के ग्रेजुएट्स को डायरेक्ट इंडिया में एंट्री है, इनको कोई लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन नहीं है, वर्ल्ड ओवर इनका एक्सेप्टेंस है। यहाँ के पीजी फ्री है, यूएस में पूरा पीजी फ्री होता है विथ $5,000 to $10,000 पर मंथ स्टाइपेंड होता है। तो इन लोगों का नेशनल एग्जिट नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद, तो बाकी लोगों को नेशनल एग्जिट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगी कि आपको दूसरे कंट्री में लाइसेंस भी लेना है, और आपको यहाँ पे आके फिर से
नेशनल एग्जिट पास करके 1 साल का एडेड इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आपका 10 साल के अंदर होना चाहिए, जो होता नहीं है। फिर आप नहीं तो 12th ही पास रहोगे। दिस इज ये है कि आपको इंटर्नशिप टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, यानी एक कॉलेज से आप इंटर्नशिप मेडिकल एजुकेशन कर रहे हो और कहीं और से जाके आप इंटर्नशिप कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। पहले ऐसा होता था, हॉस्पिटल रहता ही नहीं था, फेरी चलती थी एक जगह पे, और बाद में कहीं पे भी नेपाल वगैरह उनको कहीं पे भी भेज देते थे और उनका सब चलता था दूसरी जगह से। अब ये अलाउड नहीं है। They have to match the syllabus of India. They have to match the internship criteria of India. Then only you can come back to India. ये ख्याल में रखिए आप। So patient diagnosis, if you can diagnose the patient, you can treat the patient. Clinical knowledge is the basic of becoming a good doctor, जिसके लिए आपको proper clinical exposures की जरूरत है। तो कौन से डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए? जो नेशनल मेडिकल कमीशन के सारे रूल्स का कॉम्प्लायंस करती है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो, इंटर्नशिप भी इंग्लिश में हो, और कंट्री मस्ट प्रोवाइड लाइसेंस टू प्रैक्टिस टू द, आपको मिलना चाहिए वो कंट्री में, और क्वालिटी एजुकेशन कि आपके एवेन्यूज आपके लिए पीजी के लिए ओपन रहना चाहिए। ऐसे कंट्री में आपको पढ़ने जाना है तो कहाँ जा सकते हैं आप? तो आप यूएसए जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, न्यूजीलैंड जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। ऐसे सब कंट्रीज में आप पढ़ने जा सकते हैं। यू शुड गो टू दिस कंट्रीज। स्कॉलरशिप पे भी जाया जा सकता है इसकी यहाँ पे कंट्रीज। और मैं बाकी भी कंट्रीज आपको बताता हूँ। फिलीपींस में की डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है फिलहाल, लेकिन फिलीपींस से आप अमेरिका जा सकते हैं। तो फिलीपींस में यूएस बैच होती है, तो वहां पे नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो अमेरिका जाने के लिए, पीजी करने के लिए आपको फिलीपींस जा सकते हो, जो भारत से आधे खर्चे में हो सकता है। लेकिन इंडिया में डायरेक्ट आप वापस होगे तो आपको आने नहीं मिलेगा। आपको अमेरिका यदि जाना है तो फिलीपींस का यूज करना चाहिए। तो आधी कॉस्ट में एजुकेशन होती है, पीजी अमेरिका से करोगे आप, यूएसएमएल का सिलेबस आपको रहेगा सर, ये हो सकता है। तो बेसिकली यदि आपको चाइना, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, किर्गिस्तान प्रिफरेबल, आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहिए, लेकिन ये कंट्री में जाना है तो आपको यहाँ के लाइसेंसिंग क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा। जैसे जॉर्जिया में 6 साल के अंदर आपका एजुकेशन यदि होता है, आपको जूनियर डॉक्टर का रिजर्वेशन मिलता है, ये मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है। आपको यदि परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए तो 9 साल का आपका पढ़ाई रहना चाहिए वहां पे जॉर्जिया में, पीजी करना पड़ेगा, आपको रेसिडेंसी करना पड़ेगा, तभी आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा जॉर्जिया। और इंडिया बोलती है 10 सालों में एजुकेशन होना चाहिए। तो 9 साल के बाद आप इंडिया आओगे, फिर यहाँ पे नेशनल एग्जिट 1 और 2 दोगे, तो आपको, और एक भी बार फेल हो गए तो 10 साल कंप्लीट हो गए तो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन एक और एक इसमें रास्ता है कि आप यदि ये कंट्रीज में जाना भी चाहते हैं तो जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री है। आपको सेटल डाउन होना है तो आप जर्मनी डायरेक्ट फ्री एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन भारत में इस कोर्स की मान्यता नहीं है। लेकिन आपको पाथवे 3 एक साइट रहती है, ECFMG, एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। इसमें जो पाथवे 3 के जो कॉलेजेस होते हैं रजिस्टर्ड, हर कंट्री के रजिस्टर्ड पाथवे ECFMG अप्रूव्ड कॉलेजेस है पाथवे 3 में। यदि यहां जाते हैं तो यहां से आप अमेरिका में पीजी करने जा सकते हैं या यूके में पीजी करने जा सकते हैं। तो फिर वहां पे पीजी करने से आपको ग्लोबल लाइसेंस मिलता है, जिससे आपको इंडिया के रास्ते खुल सकते हैं, या आपका करियर सेफ हो जाता है, आपका पीजी भी फ्री हो जाता है, अफोर्डेबल हो जाता है, अंडर ग्रेजुएशन का खर्चा भी सारा निकल जाता है। तो जाना ही, यदि आप सोच रहे हैं इन कंट्रीज में जाना है तो ये रिस्क लेके जाओ, यही सोच के जाओ कि आपको पाथवे 3 में जाना है या यहाँ से पीजी करने अमेरिका जाना है। हो सकता है इनके सिलेबस यदि इंडिया से मैच नहीं होते तो आप इंडिया में डायरेक्ट आ ही नहीं सकोगे 6 साल के बाद। इसलिए कॉशियसली जाओ, लेकिन अमेरिका जाना यदि चाहते हो पीजी करने तो आपने पाथवे 3 पकड़ के चले जाना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जर्मनी में सेटल होना है तो डायरेक्टली मैं आपको जर्मनी लेके जा सकता हूँ फ्री एजुकेशन के लिए। मुझे 6 साल का यदि एजुकेशन है, बाद में लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के लिए 1 साल का एडेड इंटर्नशिप, बाद में आप वहां के लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन वहां के नेशनल लैंग्वेज में दोगे, बाद में इंडिया में आके नेशनल एग्जिट दोगे 1, बाद में एडेड इंटर्नशिप 1 साल में और करोगे भारत में। तो टोटल 9-10 साल में एजुकेशन होना
इसके लिए आपको वही कंट्री में जाना चाहिए जहां पे सारे पाथवे बहुत क्लियर है और इंडिया से सारे चीजें ठीक है। इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि 9 साल वहीं पे पढ़ रहे हो आप, तो 10 साल का क्राइटेरिया नहीं हुआ तो भारत आ ही नहीं पाओगे। सो फिलीपींस में बैचेस होती हैं, प्री मेडिकल बैच, जो प्री मेडिकल करके आप एमडी करने डायरेक्ट अमेरिका चले जाओ। तो प्री मेडिकल आपने फिलीपींस में किया और मेडिकल करने के लिए अमेरिका चले गए अंडर ग्रेजुएशन, और पीजी भी अमेरिका से कर, तो आपके पास अमेरिका लाइसेंस हो गया, तो डायरेक्टली पाथवे आपको इंडिया में ओपन है। और भारत से आधे पैसे में हो रहा है सर, पीजी पूरा फ्री हो रहा है। तो ये बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। अब अमेरिका में कैसे जा सकते हैं? यूएस, ये बहुत सारे बच्चे 11th में होंगे अभी, या बहुत सारे बच्चे 12th में अभी होंगे जो नीट दे रहे होंगे, इनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशंस अवॉर्डेड बाय मेडिकल स्कूल्स यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड shall be treated as a recognized for enrollment as a medical practitioner in the concerned specialty in India। ये रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है भारत सरकार। नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है क्योंकि वो सिलेबस को फॉलो करता है इंडिया के। तो नेपाल में अराउंड 60 लाख तक आपका, 45 से 65 लाख तक आपका एजुकेशन हो सकता है, और यहां से पीजी करने अमेरिका चले जाए। तो नेपाल एक लैंग्वेज, एक कंट्री ऐसी है कि जो भारत से कल्चरली बहुत पास में, तो यहाँ पे इंडिया के प्रोफेसर होते हैं, सारा सिलेबस इंडिया का है, सारा चीजें इंडिया का है, तो इस कंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। अब बेसिकली यूएस में क्या होता है कि यूएस में आप डायरेक्टली पढ़ाई करने जाएंगे तो आपको फाइनल, जब आपका पीजी में जाते हैं तो आपको $3,60,000 का स्टाइपेंड मिलता है 3 साल में, जिसमें से आप आपके $75,000 आप खर्चे भी निकाल डाले आपने, तो लिविंग एक्सपेंसेस, तो लगभग $2,85,000, $2,85,000 आपका सेविंग रहता है, जिससे आपके जितने भी लोन्स लाइबिलिटीज आपने ली है वो पूरा आप वापस करके ग्लोबल लाइसेंस ले सकते हो, यूएस में सेटल हो सकते हो, इंडिया भी वापस आ सकते हो, और बिजनेस के लिए लगने वाला पैसा जो है प्रैक्टिस के लिए, वो भी वहां से कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हो, और पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी सीखकर आप आओगे, एडवांस रिसर्च एक्सपोजर आपको मिलेगा, कोई भी कंट्री में जाके आप काम कर सकोगे। आप नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोटिक सर्जरीज हो रही है, ऑन्कोलॉजी में रिवोल्यूशन है, नए नए डायग्नोस्टिक टूल्स आ रहे हैं, तो आप यदि यूएस जैसे जगह पे पढ़ने जाते हो तो बहुत ही स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आपका हाई रहेगा। यूएस में प्रॉपर तरीके से यदि आप प्लानिंग करके जाओ, अर्ली एप्लीकेशंस करो और एकेडमिक नॉन एकेडमिक प्रोफाइल पैरामीटर से भी पूरे करो, तो आपको यूथ स्कॉलरशिप है अमेरिका में। यूएस में आपको फ्री एजुकेशन भी मिल सकता है, यूएस में आपको 5 और 6 लाख 7 लाख रुपए प्रति साल में भी एजुकेशन आपका यूनाइटेड स्टेट्स में हो सकता है। इसको अर्ली प्लानिंग करने की जरूरत होती है। तो यूएस डायरेक्टली एक्सेप्ट कर, यूएस में 3 पाथवे होते हैं। अमेरिका में सबसे पहले आप 4 साल के प्री मेडिकल के लिए जाएंगे, बाद में आप एमकेट एग्जामिनेशन दोगे और 4 साल का आपका एमडी प्रोग्राम रहेगा। एमडी प्रोग्राम के बाद में आप यूएसएमएल दोगे, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन 1 और 2, और बाद में आप मेडिकल पीजी प्रोग्राम करोगे जो फ्री रहेगा। दूसरा पाथवे रहता है, आप 4 साल के प्री मेडिकल में जाओगे, फिर एमकेट एग्जामिनेशन दोगे, और फिर डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथी करोगे 4 साल में। इसके बाद आप कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन 1 और 2 दोगे और मेडिकल रेसिडेंसी के लिए जाओगे। अमेरिका में और कनाडा जैसे कंट्री में मेडिकल पीजी मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है प्रैक्टिस करने, यूजी कैन नहीं कर, और नहीं तो डायरेक्ट 6 साल में आप अमेरिका में यदि सेटल होना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली 6 साल में अमेरिका में डॉक्टर बन सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड फिजिशियन एसोसिएट प्रोग्राम आता है जिसमें आप 6 साल में प्री मेडिकल प्लस पीए प्रोग्राम, विद इन 6 इयर्स आप डॉक्टर बन जाते हैं और अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। तो 6 साल के अंदर अंदर आपको फिजिशियन एसोसिएट प्रोग्राम आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर फंसे हुए हैं और भारत नहीं आ पा रहे हैं, वो भी ये फिजिशियन एसोसिएट प्रोग्राम के द्वारा बहुत ही अच्छा करियर कर सकते हैं बाहर। रेसिडेंसी प्रोग्राम यानी मेडिकल पीजी प्रोग्राम वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोग्राम है जो फ्री है बच्चों के लिए। यदि आप इंडिया में बहुत ज्यादा खर्चा आपका हो रहा है और यूजी का खर्चा, यदि आपको डीम यूनिवर्सिटी की आप इसकी बहुत फीस लग रही है, पीजी आप नहीं कर सकते हो,
तो यूजी इंडिया में करना, पीजी अमेरिका से करने चले तो भी जीरो बजट, लेकिन उसके लिए तैयारी फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा। तो अमेरिका यदि जाना है आपको, तो स्कॉलरशिप यदि चाहिए तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं? 50% वेटेज आपके एकेडमिक को होता है, 25% वेटेज आपके नॉन एकेडमिक्स को होता है, और 25% वेटेज सैट एग्जामिनेशन को होता है। सैट एग्जामिनेशन साल में 5 बार होती है, और इसमें मैथ्स और इंग्लिश 6th लेवल का होता है। इसमें यदि आपको 1200 से ऊपर मार्क्स मिल जाए 1600 में से, तो आपको बहुत स्कॉलरशिप मिल सकती है। नॉन एकेडमिक में यदि आप सोशल सर्विस में अच्छे हैं, आप यदि स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप यदि सेवा में अच्छे हैं, आपने बहुत सारी ये सारी एक्टिविटीज की है, ड्राइंग में अच्छे हैं, भरतनाट्यम में अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में अच्छे हैं, सो ये सारा आप अच्छे से पोर्टफोलियो आपका बनाइए, इसको वीडियो रिकॉर्डिंग्स करिए, ये सारा चीज, ऐसे राइटिंग यदि आपकी अच्छी है तो आपको इसको 25% वेटेज है एडमिशन। अभी मेरी नीस है जो साइकोलॉजी पढ़ने अमेरिका जा रही है, उसको 3 यूनिवर्सिटीज से 100% स्कॉलरशिप है लिविंग के साथ। 50% वेटेज एकेडमिक को रहता है कि आपको 8th में कितने मार्क्स थे, 9th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, आपने कोई रिसर्च किया है क्या। एडवांस प्लेसमेंट करके मे में एग्जामिनेशन होती है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी पे आएगा, या फिर आप मैथ्स दे रहे हो तो कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 पे आएगा। ऐसे कोई भी 2 चैप्टर्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आप परीक्षा दे सकते हैं, इससे आपको ह्यूज स्कॉलरशिप और क्रेडिट वेवर मिल सकता है। और एप्लीकेशन यदि 2000 अभी जनवरी की एप्लीकेशन चालू हो गई है, 2025 जैन की एप्लीकेशन चालू हो गई है, 2025 फॉल इनटेक है ना, अगस्त इनटेक में, ये जुलाई तक आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, तो आपको बहुत स्कॉलरशिप मिल सकता है यदि 1 साल पहले आप एप्लीकेशन करोगे। और डायरेक्टली अपने पीजी यदि अमेरिका से कर लिया तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, आपको वर्ल्ड और कहीं पे भी काम कर सकते हो आप, ग्रेटेस्ट डॉक्टर बन जाते हो आप, सेफ रहते हो आप। ये सब है कि 9th ऑनवर्ड ये सब प्रोफाइल, आपका एकेडमिक प्रोफाइल आपको बिल्डअप करना पड़ता है, सोशल नॉन एकेडमिक प्रोफाइल बिल्डअप करना पड़ता है, ये सारी चीजें रहती है। बहुत एग्जाम आपको ह्यूज स्कॉलरशिप है यदि सैट में आप देते हो, इजी एग्जामिनेशन है सैट। ठीक है, तो बेसिकली एडवांस प्लेसमेंट कॉलेज बोर्ड डॉट ओआरजी पे आपको सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिल जाएगी, कॉलेज बोर्ड डॉट ओआरजी। सो बेसिकली स्कॉलरशिप अलग अलग एवेन्यूज से मिलती है। एकेडमिक यदि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, आपका इनकम हार्वर्ड कहता है यदि हमारा इनकम $90,000 से कम है तो हम आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देंगे। यदि आपका इनकम $55,000 से कम है तो स्टैनफोर्ड कहता है हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, कोलंबिया कहता है हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, यदि आपका प्रोफाइल आपसे मैच होता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इसमें 90% स्टूडेंट्स फ्री एजुकेशन लेते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि एम्स अपना इंडिया का जो है ये पहले 1000 यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, तो 1000 यूनिवर्सिटीज में एम्स नहीं है आज। तो हम वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में यदि भारत में 1.5 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स में क्यों नहीं जाए फिर? वाई वी शुड नॉट ट्राई फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। और पीजी हम इतने अच्छे लेवल से पीजी करें और फ्री पीजी करें और पूरा पैसा भी हमारा हमको वापस मिले, हम वर्ल्ड लेवल पे काम कर सके। इंडियन पीजी इज नॉट ग्लोबली वैलिड, इंडियन पोस्ट ग्रेजुएशन ग्लोबली वैलिड नहीं है। सो ये आपको सोचना पड़ेगा। आईआईटी से मैं यदि डॉक्टर बनता हूँ, ये एम्स से डॉक्टर बनता हूँ, तो मेरी क्वालिटी अलग रहती है, और लोकल किसी हॉस्पिटल से बनता हूँ तो मेरी क्वालिटी अलग रहती है। तो आप वर्ल्ड के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाएंगे तो आपको कितना रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा, तो आपको वैल्यू ऑफ मनी भी मिलने वाली है, नॉलेज का आपका वैल्यू रहने वाला है। तो हमें सोच बदलने की जरूरत है। हम महाराष्ट्रियंस या यहाँ के लोग बहुत ही संकुचित विचारधारा में चलते हैं। क्वालिटी तो आपको अलग अलग स्कॉलरशिप से मिल सकती है। एक रहता है फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, दूसरा रहता है रिसर्च स्कॉलरशिप, असिस्टेंटशिप, कि आप वहां पे चले गए और वहां पे टीचर को आप रिसर्च में असिस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलेगी। आप यदि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में असिस्ट कर रहे हैं कॉलेज को और इसमें, तो टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है। प्रोजेक्ट बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलर बैच होता है, ऑनर्स बैच होता है, वहां पे स्टैंडर्ड बैच होता है। तो आप यदि ऑनर्स बैच में चले गए, आप कोई भी कॉलेज चेंज कर सकते हो। आपको और एक बात बता दूं, अभी भारत में ये एडेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको,
आप यदि बीएससी कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमबीबीएस नहीं आया अभी इसमें, तो यू हैव अ प्रोविजन टू चेंज द यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड क्रेडिट ट्रांसफर। तो आप आधा एजुकेशन या इंडिया में कर सकते हो, बचा हुआ जर्मनी में कर सकते हो। आधा एजुकेशन इंडिया में कर सकते हो, बचा हुआ एजुकेशन आप यूएस में जाके बेस्ट यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या हो गया, डिग्री आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी से मिल गई। आपको करियर चेंज करना है, एडेड सब्जेक्ट ले सकते हो। आपको पैसे 4 साल की जगह 1-1.5 साल की पैसे लग रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, नौकरियां आपको डॉलर्स में मिलने वाली है। So now this is a facility. We have launched this program in India already, evening program and all that. तो आप ये सब आपके लिए अवेलेबल है अभी इंडिया में भी। It is a basic right. You can enter or exit the education at any given time during your education. Read the point number 11 in the new education policy of India. So you should go to the best. ये सब ऑप्शंस को देखो आप, हम इसके लिए आपको ले जाने के लिए तैयार हैं। बैंक लोन्स, इंडिया में भी पढ़ना है तो आपको बैंक लोन 7.5 लाख रुपए तक एक गारंटर पे मिलता है। 7.5 लाख रुपए से ऊपर यदि आपको चाहिए तो आपको मॉर्गेज रखना पड़ेगा। और मॉर्गेज में फिर आपके वैल्यू के 80% 90% आपको मिल जाते हैं फाइनेंसेस। और सेकेंडली आपको ऐसे बहुत सारे एडवांस या क्रेडिला जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको विदाउट मॉर्गेज भी फाइनेंस कर सकते हैं। इसका रिपेमेंट आपके बच्चों के सैलरी से शुरू होगा। एजुकेशन लोन का आपके सिविल स्कोर के ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। तो 8.5% से लेके 11% तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। आपको पूरा आईटी रिटर्न्स 3 साल के आपके अच्छे से रहना चाहिए, इनकम ठीक से रहना चाहिए, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ठीक से रखिए, टैक्स भर के रखिए, नेट वर्थ स्टेटमेंट आपका फाइल करके रखिए अच्छे से सारा। यदि आप अमेरिका पढ़ने जाते हैं, अमेरिका में आपका कोई ब्लड रिलेटिव है जो गारंटी लेने को तैयार है, तो आपको 2 से 3% में एजुकेशन लोन मिलता है अमेरिका से। और इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल रहता है ये लोन्स पे इंडिया से, वहां पे तो डिस्बर्स्ड अमाउंट पे रहता है। कोई भी सैंक्शन अमाउंट पे कभी हमको लगता नहीं है कभी भी कर्जे का इंटरेस्ट पे। तो बैंक लोन्स के लिए अभी से सारा समय पे दौड़भाग मत करिए। अभी से इंडिया में आपको रिजल्ट लगे बराबर 4 दिन में रिपोर्टिंग करना पड़ता है इंडिया में भी। तो ये सारी चीजें हैं। तो अमेरिका में फाइनेंशियल क्लोजर ये स्टूडेंट का राइट होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। तो वी कैन श्योरली प्लान यूर यूएस एजुकेशन ऑल्सो। और बाकी भी सारे कंट्रीज में पाथवे 3 में भी हम तुमको लेके जा सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ऐसे लिखना, ऐसे राइटिंग का बहुत महत्व है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्यों हमको ये करना है। इसके ऊपर बहुत स्कॉलरशिप और एडमिशन बेस्ड होती है। तो इसका सब ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। अच्छा, अमेरिका में कैसा रहता है, आप फिजियोथेरेपी भी कर सकते हो, प्री मेडिकल, प्री डेंटल, प्री फिजियोथेरेपी, प्री लॉ, प्री चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसे कोर्सेस होते हैं। तो इसमें जाकर आप प्री मेडिकल में चले गए, आप कुछ भी कर सकते हो। आप इंजीनियरिंग को भी जा सकते हो, आप आर्किटेक्चर को भी जा सकते हो। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा बात है कि आप बिजनेस भी, मैनेजमेंट भी सब्जेक्ट आपके साथ ले सकते हो। तो आप प्री प्री मेडिकल, प्री फिजियोथेरेपी, प्री डेंटल सारे कोर्सेस में भी यूएस में जा सकते हैं। और बाद में आपका करियर पाथ आप गोल पे डिसाइड कर सकते हैं। ये सब आपके लिए अवेलेबल है। ह्यूज, करोड़ों रुपए, आप 2-3 करोड़ तो पीजी के बाद इंडिया में लेकर आ जाओगे आप। $3 लाख लेके आना 6 साल बाद, क्या वैल्यू रहेगा वो डॉलर का। सो बेसिकली हम लोग 50 लोगों की एडमिशन प्रोसेस करते हैं, और केवल 50 लोगों की करते हैं, जिसके लिए हमारे पास सारे एनरोलमेंट्स होते हैं। और इसकी काउंसलिंग भी हमारे पास शुरू हो चुकी है। लोग 1-1 साल पहले हमारे पास आते हैं सारे। तो आप लोगों को यदि जूम कॉल करना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और यहाँ पे ये नंबर्स पे आप जाकर मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यू कैन हैव अ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन विद मी। वी कैन प्लान द कंप्लीट मेडिकल एजुकेशन बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना किसी कैपिटेशन फी के। आपके आर्थिक परिस्थितियों को पकड़कर हम आपको गाइडेंस कर सकते हैं। हमारा अलग अलग ऑफिसेस भी है, मुंबई, पुणे, हर जगह पे। तो वहां पे भी विजिट हम आपके सब हो सकता है, ऑर्गेनाइज हो सकता है, और हम पूरा अच्छे से गाइडेंस आपको करते हैं। सो बेसिकली आपको मार्गदर्शन यदि चाहिए तो आप 1-to-1 ये लीजिए। और हमारे रजिस्ट्रेशन से
लगभग नीट के डेट तक के क्लोज भी हो जाते हैं। हम बहुत ज्यादा इसमें पढ़ते नहीं, बहुत, क्योंकि वी नीड टू डिलीवर द रिजल्ट्स। हमको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उन 50-60 लोगों को हमको देना है। कुछ 10 से 15 लोग वेट लिस्टेड लेते हैं, कोई नीट फेल हो गया, कुछ हो गया, तो 15 आर वेट लिस्टेड। सो आप मेरा काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं। यू कैन हैव अ फ्री 1-to-1 सेशन विद मी फॉर द काउंसलिंग। ऑनलाइन भी काउंसलिंग ले सकते हैं, फिजिकली भी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आ सकते हैं। सो अभी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछें, और मैं उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, अभी मैं चैट अनम्यूट हेलो। कर पूछ सकते हैं। हेलो। अ, बोलिए। हाँ सर, इसका मतलब है कि रशिया में यानी कि जाने का कोई मतलब नहीं है क्या? रशिया यस। में जाना एडवाइजेबल नहीं है, ये मैंने पहले ही बता दिया। कि जो भी देश प्रोसीजर्स पूरे अपने 5 चीजें देखना पड़ेंगे। अब पहला देश ये देखना पड़ेगा कि सिलेबस इंडिया से मैच करता है, तो इंडियन सिलेबस पूरा देखो, रशिया का सिलेबस पूरा देखो। सेकंड आप ये देखो कि वहां पे इंटर्नशिप जो रहती है रशिया में, वो सारी रशियन लैंग्वेज में होती है। तो हम्म। आपको पेशेंट से रशियन में बात करना पड़ेगा। थर्ड हम्म। आपको ये देखना पड़ेगा कि रोटेशंस भी इंडिया के जैसे ही वहां पे होना चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स। थर्ड हम्म। आपको ये देखना पड़ेगा कि रशियन गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे रही है, तो उसकी एग्जामिनेशन आपकी कौन सी भाषा में। यदि मैं आपको बोलूं कि कल जाके तमिल लैंग्वेज में जाके आप लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन दे, तो कितना कठिन हो जाएगा। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। अब लोग रशिया में जाते इसलिए हैं, और नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन पास करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये सारी चीजों से। तो कोई भी कंट्री बुरी नहीं होती, लेकिन हमें हमारे कंट्री के रेगुलेशंस को देखकर हमारे बच्चों का भविष्य भविष्य उस पर है। तो हम्म। जाना भी है रशिया में, तो आपको ये रिस्क लेके जाना पड़ेगा कि भैया मैं यहाँ से अमेरिका चले जाऊं, या मैं यूके हम्म। निकल जाऊं पीजी करने के। तो पाथवे 3 में जो कॉलेजेस हैं, आप ecfmg.org में जाएं, और वहां पे पाथवे 3 सब देखें कि कौन से कॉलेजेस पाथवे 3 में हैं। और वो मैं भी बता सकता हूँ आपको सारे पाथवे 3 और उसके कॉलेजेस रहते हैं। और वहां फिर आपको जाना है तो ये समझ के जाना है कि मैं इंडिया में नहीं, मुझे पीजी करने तो अमेरिका ही जाना पड़ेगा, मुझे अमेरिका का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तैयारी से यदि आपको जाना है तो यू कैन गो टू रशिया। हम्म। तो मेरा ये बोलना है कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में यदि आप आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना प्रोफाइल अच्छा बना के यूएस जैसे के लिए स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करें। या आपको यदि जाना ही है, तो दूसरा ये है कि भारत में यूजी करो और पीजी करने अमेरिका चले जाओ। तो आपको पीजी का खर्चा नहीं आएगा, 2.5-3 करोड़ रुपए यूजी और पीजी का खर्चा भारत में 2 से 3 करोड़ रुपए आ जाता है, यूजी और पीजी को मिलाकर, यदि आप सुपर ब्रिलियंट नहीं हो तो। हम्म। तो इससे अच्छा फिर पीजी अमेरिका से कर दो। या थर्ड ये है कि भैया आप ऐसे कंट्रीज में भी जाना चाहते हैं, तो ये रिस्क लेके जाओ, ये समझ के जाओ कि यहाँ से मुझे आई विल बी गोइंग टू द यूएस फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आई हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन अमेरिका, तो आई कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई कैन सेटल डाउन इन यूनाइटेड स्टेट्स, और भारत में भी मेरा एक्सेप्टेंस हो जाएगा। हम्म। तो ये समझ कर यदि आपको रशिया में जाना है तो जाओ। बहुत सारे लोग यूक्रेन में जो थे पढ़ रहे हैं, यूक्रेन में या बाकी सब कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि भैया यूक्रेन में वगैरह पढ़ के यूएस, इनको लगता है कि भैया मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरा स्टैंडर्ड उतना नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो उनको वो स्पेन जैसे कंट्री में जा रहे हैं, और फिर स्पेन में एमआईआर करके एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन देते हैं, और फिर स्पेनिश लैंग्वेज में पीजी करते हैं वहां। तो स्पेनिश लैंग्वेज में पीजी करने के बाद में वो पास होंगे क्या मालूम नहीं, वो उनको यूरोपियन यूनियन का लाइसेंस मिलता है, तो वो मिलने के बाद वो यूके में 1 साल के लिए रोटेशन के लिए जाते हैं, और फिर यूके में रोटेशन लेने के बाद वो वहां का एनएमसी जीएमसी रजिस्ट्रेशन लेते यूके का, और फिर बोलते हैं कि हम इंडिया में आ पाएंगे। तो दिस इज, ये तो रिस्क हो गई ना कि आप स्पेन में जाके स्पेनिश लैंग्वेज में भी पढ़ना चाहो, तो फिर डायरेक्ट जर्मनी क्यों नहीं जाना। जर्मनी में मेरा बच्चा खुद जर्मनी में इंजीनियरिंग कर रहा है, जर्मनी जैसे तो कंट्री नहीं है, लेकिन जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में एमबीबीएस। तो यू कैन डायरेक्ट, पूरा एजुकेशन फ्री है जर्मनी में, एक भी पैसा फीस नहीं। तो यू सेटल डाउन इन यूरोप, यू सेटल डाउन इन जर्मनी, ये भी तैयारी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे रूल्स हैं, ये रूल्स को अनदेखा किए हुए प्लान मत करिए। ये सारे चीजों को प्लान करते हुए समझिए कि मुझे कहाँ जाना है और मेरा डेस्टिनेशन क्या चाहिए।
फिर ये नहीं बोलना चाहिए आपने कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं ये सारी चीज़। नहीं नहीं, इधर रशिया रशिया से पास होके आए हैं और वो इंटर्नशिप भी कर रहा है एक बच्चे, FFG पास होके, हाँ, तो यहाँ पे कदार भी कदार से। इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसको पीजी में प्रॉब्लम ये होगा कि उसको केवल प्राइवेट की मैनेजमेंट कोटा में या डीम में जाने मिले, क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है, अब महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को यहाँ पे गवर्नमेंट के राउंड्स में एप्लीकेशन नहीं करने मिले, तो वहां पे पीजी का खर्चा आपको आने वाला है। फिर ये पीजी का खर्चा जो है, आज नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में जाएंगे तो 50 लाख से शुरू होता है, 3 साल का 50 लाख, और क्लिनिकल ब्रांच में जाएंगे तो एक एक साल का 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख, एक साल का फी रहता है ब्रांच वाइज। तो कम से कम 50 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक आपको पीजी का खर्चा आता है भारत में करने के लिए, ये मैं बोल रहा हूँ। और ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है, तुमने भारत में आके इतना सारा पैसा खर्चा करोगे आप, और ग्लोबल एक्सेप्ट कल चल के आपको रोबोटिक सर्जरी सीखने यदि अमेरिका जाना है, नई टेक्नोलॉजी, तो आप पेशेंट को हाथ ही नहीं लगा सकते, या दुबई जाके आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, आप जाके हाथ नहीं लगा सकते पेशेंट को, क्योंकि डिग्री वैलिड नहीं है आप। यानी कि जिसको सिर्फ यूजी करने का है वो रशिया जा सकता है, पीजी वाला नहीं सोच सकता, ऐसे है ना? क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ये है जिसको यूजी तक ही सीमित रखना है, यानी समझो MBBS ही करना है, पीजी नहीं करना है, नहीं तो नहीं, मैं वो ऐसा नहीं बोल रशिया रहा जा हूँ, सकता है। मेरा ये बोलना है कि भारत नहीं में नहीं, यदि यानी वो कि पीजी। प्राइवेट, यानी नहीं, मेरा मतलब ये है कि जिसके पास पैसा नहीं है समझो, और वो पीजी हाँ पैसे से नहीं करना चाहता है, तो वो यूजी पे ही सेटल हो जाएगा इधर। हाँ, यस, मेरा ये बोलना है कि यदि आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको एक रहता है फाइनेंशियल कंडीशन, सेकंड रहता है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ अवर डिग्री। यू कैन अंडरस्टैंड कि अब से 10 साल बाद मेडिकल का क्या, मेडिकल प्रोफेशन कौन से लेवल पे जाना है, तो आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड मिलना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है कि आप रशिया क्यों पढ़ने गए थे, क्योंकि भारत महंगा था, इसलिए आप रशिया पढ़ने गए थे, लेकिन अब रशिया से भारत में आने के बाद आपको पीजी करना बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो ये आपको यदि अफोर्ड करते तो करो, नहीं करते तो अमेरिका निकल जाए, मेरा बोलना Sir, one more query. So, है। do we हाँ, get an opportunity for scholarship even for studying या UG in? Huh? इन यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल पीजी इज फ्री। Okay, now I'm asking for UG. Huh? इन यूनाइटेड स्टेट्स यूजी इज बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए आपको आपका एकेडमिक प्रोफाइल को 25% वेटेज, 50% वेटेज रहता है, 25% आपके नॉन एकेडमिक प्रोफाइल को वेटेज रहता है, और 25% वेटेज आपके इसको रहता है, क्या बोलते हैं SAT इसको, exam. एनालिटिकल एबिलिटी के लिए रहता है। और Okay. ऐसे राइटिंग्स और इंटरव्यूज और अर्ली एप्लीकेशन, हमारा जितना जल्दी एप्लीकेशन हम करेंगे, उसको 12th के रिजल्ट की भी जरूरत नहीं रहती, उसका आने वाला प्रेडिक्टेड स्कोर लगाना पड़ता है। तो ये करके यदि हम करेंगे जल्दी, तो हमको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है, 50-50 हजार डॉलर भी स्कॉलरशिप मिलती है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई विल टेक दैट क्वेश्चंस। Sir, I have few questions, sir. Sir, I हाँ, have two or three questions. They are most important question I want to know. सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नेपाल का जो है सिलेबस वो इंडिया से मैच करता है, तो अगर नेपाल से अगर हम कराते हैं तो क्या ये सारी प्रॉब्लम फेस आएगी पीजी करने वाली? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। हाँ, नेपाल से भी पीजी का क्राइटेरिया इंडिया में आपको लगेगा ही लगेगा। तो उसमें भी यहाँ पे पीजी नेपाल से करके आने के बाद भी यहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ेगी पीजी? गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग रेगुलेशन होता है, तो वो हिसाब से पीजी की सीट्स इतनी कम है, भारत में 70,000 सीट्स है, और भारत में नीट पीजी देने वाले 2.5 लाख बच्चे। सर तो ठीक है, मेरा हाँ दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि अभी आपने कहा था कि अगर अमेरिका में कोई ब्लड रिलेटिव्स है तो हाँ उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे जो सगा भाई है वो डॉक्टर है, ही इज MBBS MD, उनकी लड़की वहां पे इंजीनियरिंग कर रही है, ऑलरेडी ये फर्स्ट ईयर है उसका। हाँ, तो क्या अगर मैं अपनी लड़की को अमेरिका भेजता हूँ तो उसका कोई एडवांटेज मिलेगा मुझे? एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एजुकेशन लोन आपको बहुत इकोनॉमिकल रेट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि वो आपकी गारंटी लेंगे। तो सर ये एजुकेशनल लोन मुझे इंडिया से ही मिलेंगे ना, कि मुझे नहीं, वहां जाकर के अमेरिका वो अमेरिका के बैंक से। अमेरिका के बैंक से मिलेंगे? ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज इन केस अगर मैं अपनी लड़की को मैं किसी रशियन कंट्री से MBBS कराने की सोचता हूँ, तो हाँ, जैसा आपने बताया कि रशिया में करने के बाद वो अमेरिका जा सकती है, तो रशिया में करने के बाद यदि पाथवे 3 में यदि वो कॉलेज है तो ही जा सकती है, पाथवे 3 में यदि कॉलेज नहीं है तो नहीं जा सकती। ओके, ठीक है सर देखो, ये। 6 पाथवे रहते हैं, इफ यू विल गो ऑन ecfmg.org, वहां पे 6 पाथवेज दिए हुए हैं। तो ओके, पाथवे नंबर 1 इज यू शुड हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द कंट्री।
ये पाथवे नंबर 1 है। ओके सर, मेरा एक तो क्वेश्चन और है। यदि वो पाथवे नंबर 3 में नहीं है तो पाथवे 1 है, उसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन रशिया, यदि उसके पास पास करेगी वो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन तो फिर जा पाएगी, नहीं तो पाथवे 3 में जाना पड़ेगा उसको। तो पाथवे 3 में तुम्हारा कॉलेज ईसीएफएमजी के पाथवे 3 के लिए अप्रूव रहना चाहिए। सर अभी मेरे जो पड़ोसी हैं उन्होंने अपनी लड़की को जॉर्जिया भेजा हुआ है, तो उस हिसाब से जॉर्जिया में भी ये सारी कंडीशंस लागू होंगी जो यस आप यस बता यस रहे हैं। यस 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 तो यस। यानी कि जॉर्जिया में अगर वो मेडिकल करके आ रही है तो इंडिया में उसकी वैल्यू तब तक नहीं रहेगी सबसे जब तक वो सबसे पहले यूके ये या है कि जॉर्जिया में 2 रहता है, 6 साल में डिग्री मिलती है आपको, और दूसरी ओके डिग्री मिलती है 9 साल में। ओके जॉर्जिया में परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो रहता है लाइसेंस का, वो हाँ, परमानेंट लाइसेंस का पीजी के सिवा नहीं मिलता है। जूनियर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन 6 साल के बाद मिलता है, जो भारत में मान्य नहीं। भारत में मान्य नहीं है। सर मेरा हाँ, एक लास्ट। आप भारत के नए नियमों को देखिए, सब सिलेबस मैंने जो बताया इसके बाहर आपने जाना नहीं चाहिए, तो इसलिए फिर जॉर्जिया से लोग क्या कर रहे हैं, आइदर यूरोप निकल जा रहे हैं और स्पेनिश लैंग्वेज में कुछ, या फिर डायरेक्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जॉर्जिया से सीधा अमेरिका चले जाना, यूएसएमएल करना। और वो लेकिन जॉर्जिया में मेरा सबसे पहले बोलना है कि आप ये सब सोच क्यों रहे हो, जब मैंने आपको बताया कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को देखो आप, तो why you are thinking about all these countries when government has clearly stated कि you should not prefer these countries ओके नॉन इंग्लिश। तो तो फिर भी आप वहां पे जा रहे हो क्योंकि पैसे के बारे में सोचे, तो उससे हाँ, अच्छा सही फिर कहा आपने। नेपाल जाओ, उससे अच्छा फिलीपींस में प्री मेडिकल करने जाओ या डायरेक्ट अमेरिका चले जाओ। लेकिन ये भी करके यदि जाना ही है जॉर्जिया में तो फिर पाथवे 3 में जाओ, ये हाँ मेरा सर, बोलना। अच्छा सर। हाँ सर, नहीं आपकी ये मीटिंग वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इससे काफी सारी मुझे नॉलेज मिली, बहुत सारी चीजें पता चली। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को सपोज कीजिए कि मैं जॉर्जिया रशिया या किसी कंट्री में भेज देता हूँ, उसके बाद वो आपने बोला वो पाथवे वाला, वो मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चा स्कॉलर रहा है शुरू से, लेकिन वो नीट इंडिया में बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं दे पाया है एक या दो बारी में, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि हाँ वो 500 लेकर के आ सकता है, चांसेस पूरे हैं। मेरा क्वेश्चन ये, क्या उसकी जो 500 एकेडमिक मार्क्स को आपको खर्चा जो है ये 15 लाख के करीब आने वाला, 15 लाख पर ईयर? 15 लाख रुपए प्रति साल तक आपको खर्चा आने वाला है 500 मार्क के लिए। ओके सर, अब मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि बच्चा 500 के ऊपर आता है, मैं 15 लाख खर्चा करने से बेटर मैं सोचता हूँ कि मैं उसको अमेरिका भेज देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितना खर्चा मैं यहाँ करूंगा वो मेरे को बेटर रहेगा सिंपल मेरे समझ लिए। में आती है, मेरे को एक बात समझ में आती है कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट जगह से पढूं, और यदि हाँ मेरी बिल्कुल काबिलियत सही है कहा तो मैं आपने। स्कॉलरशिप के लिए करूं, और पैसा खर्चा ही करना है तो मेरे वैल्यू ऑफ बिल्कुल एजुकेशन पे बिल्कुल खर्चा करूं, और पीजी मेरा पूरा पैसा रिकवर होने वाला। बिल्कुल लेकिन आप बिल्कुल इंडिया हंड्रेड में परसेंट पढ़ाना चाहते हैं तो पीजी अमेरिका से करो, तो इंडिया का भी पैसा आपका रिकवर हो जाए कभी भी। बिल्कुल सही। देखो 3 पैरामीटर होते हैं, वन इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन। राइट, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर मुझे 15-20 लाख खर्चा करना ही है पर ईयर का, तो मैं उसको अमेरिका भेज देता हूँ, वहां पे जाकर के पढ़ाई करे। तो कर मेरा सकते जानना ये बिल्कुल। है कि अगर हम स्कॉलरशिप लेते हैं एट द मोस्ट, बहुत स्कॉलरशिप मैक्सिमम अगर हमको मिल भी जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड अमेरिका में कितना खर्चा आ जाता है एक बार अमेरिका में बगैर MBBS करने स्कॉलरशिप में? के ऐसा रहता है कि 10-12 हजार डॉलर से यूनिवर्सिटी चालू होती है, वो $50,000 तक यूनिवर्सिटी रहती है पर ईयर। लेकिन ओके स्कॉलरशिप मिलने में 5-6 लाख रुपए प्रति साल में भी आपका एजुकेशन हो सकता है, यूनिवर्सिटीज आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ओके आपने क्या, मैंने आपको एक बात बताई कि भारत में क्या नया आया हुआ है, क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में भी बताया मैंने। तो अमेरिका ओके का सबसे बड़ा एडवांटेज क्रेडिट ट्रांसफर का होता है कि आपने क्या ओके किया कि आपके बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी लेके पहले 2 साल वहां पे 4 सेमेस्टर्स निकाले, बाद में आपने क्रेडिट वेवर के लिए ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन कर, ओके और बाद में फिर आपने फाइनल ईयर दूसरी यूनिवर्सिटी से कर लिया, तो डिग्री फाइनल ओके, यूनिवर्सिटी से आ गई, तो पैसा समझ गया ना, फिर समझ गया, ये सब समझ रहता है। गया। आप ये ओके, समझ लो कि मेरे को सपोज मेरे को 1.5 से 2 करोड़ रुपए अमेरिका में बगैर स्कॉलरशिप के खर्चा आ गया 8 साल, हाँ तो भी मेरे को पीजी में पूरा 3 करोड़ रुपए मिल रहा है ना सर। मिल रहा है, वो तो रिटर्न हो जाएगा पीजी में, मैं समझ गया तो आपकी मेरा बात। रहने तो खाने का मेन भी खर्चा प्रॉब्लम मेरा आ यही गया, है। और मेरे को ग्लोबली एक्सेप्टेड डिग्री है मेरी, भारत में भी मैं आ सकता हूँ। प्लस मैं अमेरिका में 3-4 साल काम भी किया, तो भारत में प्रैक्टिस करने के लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा भी लेके आऊंगा और टेक्नोलॉजी भी लेकर आऊंगा, दोनों चीजें मैं लेके आऊंगा यहाँ। सर एक चीज प्लस मुझे और जाननी थी, हाँ, इसमें मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मुझे ये जानना था, जैसे यहाँ पर मैंने कई लोगों के से सुना है कि जो लोग जॉर्जिया और ये रशिया से, यूक्रेन से, फिलीपीन से अगर डॉक्टर करके आते हैं, तो इंडिया में उनको गवर्नमेंट उसमें सर्विसेज नहीं मिलती है मेडिकल की, क्या ये बात सही है? वो टीचिंग नहीं कर सकते। अच्छा,
मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में उनको जॉब मिल जाती है? जॉब मिल सकती है, दे कैन गिव द एमपी, यदि यहाँ का लाइसेंस है तो वो दे सकते हैं, लेकिन उनको टीचरशिप नहीं करते, दे कैन नॉट टीच। ओके, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आई विल बी इन टच विद यू। अभी तक के तो भी ये प्रावधान है, भविष्य में बदला तो मालूम नहीं। Hello, ओके sir. सर, ओके। Hello, Yes. sir. I'm Swati Patil. I just want to ask one question. For after my child passes the NEET admission, NEET exam, so when filling the form, so are you guiding for that purpose? हाँ, पूरा प्रोसेस गाइडेंस। सबसे पहले आप क्या करिए तनीषा जी, हाँ, कि सबसे हाँ। पहले एक मीटिंग करके अपन ने डिस्कस करना चाहिए कि प्रेजेंटली आपके बच्चे का क्या स्टेटस है, वो हाँ। कौन से लेवल पे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो चर्चा होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। तो वो 1 to 1 चर्चा हो सकती है, वो कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं रहती है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग रहता है। तो हाँ। वो हिसाब से फिर अपन अपने को उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज भारत में और क्या क्या करना पड़ेगा ये मैं बताऊंगा, और पूरे प्रोसेस हैंडलिंग हम करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ओके, मतलब विद इन महाराष्ट्र, आउट ऑफ महाराष्ट्र जो कॉलेजेस है, ऑल इंडिया, पूरी प्रोसेस अब्रॉड, ऑल इंडिया सब लेवल। पूरी एडमिशन प्रोसेस भी हैंडल। हमको पद्मश्री नॉमिनेशन था हमारा 2019 में, वी वर नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री, नॉमिनेटेड, मिला नहीं, क्योंकि हाँ, हाँ। हमने 2015-16 में जब नीट आया तब हमने एंटी डोनेशन मूवमेंट भारत में शुरू किया था। तो हमने ये सारी, तब लोगों को समझता भी नहीं था क्या प्रोसेस है। अच्छा। और करोड़ों की धांधली होती है इसमें, कि कोई आपसे 50 लाख मांग देगा, मैं को इतने पैसे दो, कैश में इतने पैसे दो, मैं कर दूंगा, ये सब नहीं करना है। अपने को प्रॉपर, बहुत बहुत छोटे छोटे आते हैं कि हम 2000 में फॉर्म भर देते हैं, 1500 में फॉर्म भर देते हैं, हमको 5000 रुपए दो, हम कर देंगे, लोग जाते हैं सर तो एवढा। लेकिन आप ये समझ लो कि उसके बहुत डेंजर होते हैं सारी चीज। छोटी सी गलती आपको बच्चे को मुश्किलें पैदा कर सकती है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ, तुम्ही माझ्यासोबत पर्सनली बोलू शकता आणि हाँ। अपॉइंटमेंट घ्या, आणि मग आपण त्याच्यावर चर्चा करू, आणि तुम्ही याच्यासाठी तुम्ही रजिस्टर करू शकता प्रोसेससाठी सगळ्या गोष्टींचं। ओके. आणि सर मग ह्याचं रेजिस्ट्रेशन प्रोसेसला वगैरे तुमचे चार्जेस वेगळे आहेत का, कसं आहे म्हणजे काउन्सिलिंग हा, 1 to 1? आमचे काउन्सिलिंगचे चार्जेस असतात, आणि ते आम्ही कुठे ऍप्लिकेशन करायचं आहे, काय करायचं आहे, त्याच्यावरनं आम्ही तुम्हाला आमचे चार्जेस जे असतात ते सांगतो। तर साधारणतः 5,000 रुपयापासून 25,000 रुपयापर्यंत आमचे वेगळे वेगळे चार्जेस असतात। ओके. ठीक आहे। आणि तुमचं पुण्यामध्ये ऑफिस आहे का? पुण्यामध्ये पण ऑफिस आहे आणि मुंबईमध्ये पण ऑफिस आहे। पुण्याला फर्ग्युसन रोडला आमचं ऑफिस आहे। ओके. ठीक आहे, चालेल. मुंबई में किधर है सर ऑफिस? दादरमध्ये, दादर ओके. कबूतरखाना। First, we will do one thing. We will do one Zoom meeting with sir. सर, पहली मीटिंग सर के साथ में Zoom पे कर सकते हैं, उसके बाद आप लगा तो फिर ऑफिस विजिट कर सकते हैं मुंबई पुणे। हेलो। ओके. हाँ, यस, हेलो। हाँ बोलिए ना, कोई क्वेश्चंस है? म्यूटेड है। हेलो हाँ बोलिए भगवान जी। सर, नेपाल में अगर एडमिशन लेना है और उसके बाद में इंडिया में पीजी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, फीस ज्यादा लगेगा? यदि, हाँ आपको फीस देने, आपको डीम यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट के मैनेजमेंट में वगैरह कोई स्टेट जहां अप्लाई इलिजिबिलिटी बैठती है वहां पे आप एप्लीकेशन करो। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आपको डोमिसाइल सीट्स में एप्लीकेशन नहीं करने देती, पार्टिसिपेट ही नहीं करने देती, इसलिए आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से करना पड़ता है पीजी, ये मेरा बोलना है। और यूएस जा सकते हैं? यूएस ECFM जे अप्रूव्ड है आपका कॉलेज, तो आप जा ही सकते हो यूएस। और नेपाल से भारत भी आ करने सकते हो, भारत में खर्चा ज्यादा आता है, ये मेरा बोलने का। नेपाल से ग्लोबल करने एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन नेपाल तो अपन- नेपाल का काफी रिसेंबल करता है इंडिया से। और नेपाल में करने के बाद नेक्स्ट देना ही है? हाँ, नेशनल एग्जिट देना ही पड़ेगा आपको। भारत में पढ़ोगे तो भी नेशनल एग्जिट देना है। यूएस को नहीं लगता नेशनल एग्जिट, भारत में पढ़ना है तो भी आपको नेशनल एग्जिट कंपलसरी है, उससे छुटकारा नहीं और है। यूएस उसका US गैजेट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, गैजेट मैंने दिखाया नहीं, नेशनल एग्जिट का गैजेट आ चुका है, देयर इज अ गैजेट ऑफ। हाँ, सर यूएस मधून जर MBBS केलं तर मग इंडियामध्ये आल्यानंतर इंडियामध्ये एक्झाम द्यायची गरज नाहीये त्यांना, असं म्हणताय तुम्ही? नाही, म्हणजे युएस मध्ये प्री मेडिकल आणि MD हे अंडर ग्रॅज्युएशन असतं, तिथे MBBS डिग्री नसते, तिथे MD हा डिग्री असतं, अंडर ग्रॅज्युएट डिग्री, आणि PG ला रेसिडेन्सी प्रोग्राम आहे। अच्छा. सर, आणि सर तुम्ही म्हणत होता की यूएसचा जो प्रोग्राम असतो तो नीट रिझल्टच्या अगोदरच प्रोसेस चालू होते, मग त्याचा अमेरिकेचा संबंध नीटशी नाहीये ना। अच्छा. अमेरिकेचा
नीटशी काय घेणं देणं अमेरिकेला? बाकीच्या कंट्रीजला नीट पास असणं आवश्यक आहे. अमेरिकेला तुमचं प्रोसेसेस तुमच्या 11वीत असताना पण तुम्ही प्रोसेस चालू करू शकता. म्हणजे आता जे लोक आहेत जे 12वी नीट हा. देतात आहे हा. त्यांना जानेवारीला जाता येईल 2025 मध्ये. त्याचे ऍप्लिकेशन आता करावं लागेल, चालू होऊन जाईल. अच्छा. केव्हा त्यांना ऑगस्ट 2025 ला जातं. तुम्हाला नहीं, क्या स्कॉलरशिप बोला पाहिजे, सर आपने, स्कॉलरशिप क्या पाहिजे बोला? तर 1 वर्षाच्या आधी आपले ऍप्लिकेशन सुरू होऊन जातात. 11वी मध्ये तुम्ही असताना तुमच्या 12वीच्या नंतरच्या ऍप्लिकेशन होऊन जातात अमेरिकेमधल्या. तुमच्या 12वीची रिझल्टची प्रेडिक्टेड मार्कशीट द्यायची असते. ओके. सो म्हणजे आता जर मला माझ्या मुलीला US ला पाठवायचंय तर मला 12th रिझल्टची वाट बघायची गरज नाहीये. गरज आतापासून नाहीये, ती गरज प्रोसेस नाहीये. सुरू करावी लागते, राईट? हो, प्रश्नच हा. नाही. अच्छा, ठीक. आणि हॅलो सर, ज्यांना समजा पीजी करायचं नाही सर, ते रशियाला वगैरे गेलं तर त्याला काही प्रॉब्लेम नाहीये म्हणायचं असं ना? नाही, माझं असं काही म्हणणं नाहीये. माझं म्हणणं आहे म्हणजे की समजा- तुम्हाला माझं हे बघ सिंपल आहे. मी तुम्हाला इथे एक अवेअरनेस कॅम्पेन घेतो, ज्याच्यामध्ये मी बरोबर. तुम्हाला सांगतोय की काय चांगलं आहे, सध्या काय रूल आहेत, काय रेग्युलेशन आहे. मी असं काही, माझं काही अशी पर्सनल टिप्पणी नाही की रशिया चांगला आहे किंवा खराब आहे. माझं एवढं म्हणणं आहे की डॉक्टर चांगलं बनायचं आहे तर तुम्हाला भारतामध्ये वापस यायचं असेल तर भारताचा नियमांचा अभ्यास असला पाहिजे. आणि तुम्हाला दुसरं आहे की तुम्हाला फॉरेन लँग्वेज मध्ये जायचं आहे, तुम्हाला सेटल व्हायचं रशियाला, तर काही प्रॉब्लेम नाहीये. नाही, तिथनं वापस यायचं असेल तर पण जे आता वेगवेगळ्या तुम्हाला कन्सल्टन्सी तिथनं वापस यायचं असेल तर खूप कठीण आहे. कारण की कसं आहे सांगतो, 6 वर्षाचा तुमचा प्रोग्राम झाला रशियाचा. सर हिंदी में बोलेंगे तो हम भी समझ लेंगे. त्याच्यानंतर 1 वर्षाची तुमची ऍडेड इंटर्नशिप झाली तिथे, पोस्ट ग्रॅज्युएट इंटर्नशिप, जी मुकुल पीजी साठी सर, जरुरी मुकुल असते. सर, म्हणजे 7 वर्ष मुकुल झाले. सर, मुकुल हाँ। सर, हाँ सब लोग ये कह रहे हैं कि आप हिंदी में एक्सप्लेन करें ताकि सब लोगों से समझ में आ जाएगा. हाँ, मैं ये बता रहा हूं आपको कि जैसे सपोज आप एक किसी कंट्री में जा रहे हो, जैसे इफ यू आर गोइंग टू रशिया, इन रशिया आपका जो कोर्स है वो 6 साल का है. अब 6 साल के कोर्स में आपने पूरा कर लिया, बाद में आपको यदि रशिया का लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि आपके पास परमानेंट लाइसेंस है, तो रशिया यदि रशियन लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज ये लेने वाला, एग्जामिनेशन लेने वाला, तो आपको रशिया के नागरिक के लिए जो रेगुलेशन होंगे वो लागू होंगे आपके लिए. तो आपको वहां पे 1 साल की एडेड इंटर्नशिप करना पड़ेगी, यानी 7 साल हो गए आपके एजुकेशन के लिए. फिर बाद में आप रशियन लैंग्वेज में वहां की लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन पास करोगे. यदि इंग्लिश में भी ली उन्होंने, अभी तक के तो नहीं लेते, यदि भविष्य में ली तो आप वो परीक्षा पास करोगे. ये सब करते करते यदि एक भी बार फेल हो गया वहां पे, आपने क्लियर नहीं की, तो आपके 10 साल के अंदर भारत में आके आपको नेशनल एग्जिट 1 और 2 पास करना है और 1 साल का इंटर्नशिप करना है. तो आप 8 साल तो रशिया में ही पढ़ने को लगा रहे हो. यदि मैं ये सोचूं कि बिना फेल हुए एक ही अटेम्प्ट में आप वहां की लाइसेंस भी परीक्षा पास कर रहे हो, ये यदि मैं समझ लूं ये करते हुए, तो ये आप समझ रहे हो मेरे को क्या बोलना है. तो इट इज अ वेरी बिग रिस्क फॉर यू कि विद इन 10 ईयर्स आपको पूरा इंडिया का प्रोसेस आपका हो जाना चाहिए, नेशनल एग्जिट 1 और 2, स्टार्ट डेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यहां से लेके एंड आपका जो है भारत का रजिस्ट्रेशन, ये 10 साल के भीतर होना चाहिए. बरोबर. तो ये मैं ऐसा नहीं बोलता, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप रशिया में जाओ, जाना है तो पाथवे 3 में आपको जाना ही है रशिया में, तो पाथवे 3 में जाओ, वहां से अमेरिका पीजी करने चले जाओ, अमेरिका का लाइसेंस ले लो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. या डायरेक्टली फिजिशियन एसोसिएट प्रोग्राम के लिए चले जाओ, तो यू कैन गो टू डायरेक्टली फिजिशियन एसोसिएट प्रोग्राम करो और डायरेक्टली US 6 साल में डॉक्टर बन जाओ. यहाँ पे आओ ही ना, अमेरिका में सेटल हो जाओ. तो भारत के कितने भी नियम होंगे, तो आपको यदि आप रशिया में जा रहे हो तो रिस्क तो ले रहे हो ना यार, कि भैया भारत में आने के लिए आपको यदि उसका सिलेबस मैच नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो ये समझ के रिस्क लो. ये मेरा बोलना है, मेरा ये नहीं बोलना है आपने नहीं जाना है. आपको जाना है तो ठीक है भाई, मैं आपको बोलूंगा कि ये सारे रूल्स है, आपको समझ गए ना. हाँ, अब आपको भेजना जाना है क्या, बोलूंगा हाँ सर मुझे जाना है, तो मैं आपको भेजना ही है तो पाथवे 3 के लिए गाइड करूंगा और लेके जाओ. लेकिन आप आपकी जिम्मेदारी पर जाओगे वहां. ये मेरा बोलने का समझ गए आप, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा बोलना है. बरोबर. ठीक. ओके. Sir, can you please provide recording of this video? हाँ, we will be providing Thank you, on the YouTube also, this will be available. तो अभी 1 ही महीना बचा है. आप सब लोगों को यदि मुझसे मिलना है, ये सारी चीजें हम लोगों से कंसल्ट करना है, तो आप अभी से सारा प्लानिंग करिए, सो दैट आपको ट्रबल्स नहीं आए समय. ठीक है Sir, one more query. My हाँ. daughter is just stepped in class 12, so if she has to go for US UG,
So which is the earliest month we have to start this process? Immediately you need to start. You will have to apply from July, August. July. Okay. July, August, we will have to start the application. Okay. So for scholarships and all that, we need to Okay, sir. shortlist the universities. Then we will be applying till November 14th. It will require 3 to 4 months to complete the application of around 15 to 20 universities. Before Okay, that, sir. she will have to give the SAT examination, TOEFL examination. We have to see her profile. We have to evaluate her profile and do the gap analysis and accordingly improve the profile and do all the application. We have to work on her several essays. She has to write 5 essays per university, to around 50 to 100 essays she has to write. So all this process we need to finish by November if she wants to go for 2025 intake of August in the pre-medical part. Okay. So, Fine. this whatever you are saying, sir, this will be done in person. We have to visit your offices, or this all can be done Of course, online. you have to first take the consultation. Online, you take the consultation with us. You Okay. decide, and then you can visit personally if you are doing the things. Then you have to do the memorandum of understanding. Then we will be giving you the complete orientation about the pathways, again the process. Then we will be asking for various documents which you will have to organize. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, ये सारा हम क्या क्या करना है बताएंगे, वो आपसे सारा करवा लेंगे. And we will be handling the complete process, visa process, everything till end. So you will be taking all the responsibility of that, Yeah. right, sir? Yeah. And what is the success rate of this, sir? US is number 1. US सक्सेस रेशोचा 100% सक्सेस रेट US मध्ये आमचा आजपर्यंत विजा आणि याचा आहे. अमेरिका आहे ताई, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. US इज आपण क्वालिटी डेस्टिनेशनला आपल्या विद्यार्थ्याला पाठवतो. माझा स्वतःचा मुलगा आज अमेरिकेमध्ये LLM करतोय, केलं त्यांनी जस्ट आता LLM करून आता सुट्ट्यांमध्ये आलाय. आता बेसिकली US इज US टॉप 500 युनिव्हर्सिटीज मधल्या 200 युनिव्हर्सिटीज अमेरिकेच्या आहेत. सो सी प्रॉज अँड कॉन्स प्रत्येक सिस्टमचे असतात, पण आपले सगळे डॉक्युमेंट्स व्यवस्थित आहेत, आपली इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक आहे, तर आपल्याला काहीच प्रॉब्लेम. सर, इंडियन करन्सी मध्ये किती होतात टोटल खर्च? अभ्यास करावा लागतो आपल्याला, प्रचंड अभ्यास करावा. अच्छा, काय म्हटलं? नाही, बट इंडियन करन्सी मध्ये टोटल खर्च किती होतो USA चा मुलांना जर US मध्ये तुम्हाला टोटल जो खर्च जातो तो साधारणतः 30,000 विदाउट स्कॉलरशिप समजा तुम्ही पकडाल, तर ते मुलांना कसं आहे, तिथे राहायचा, नोकरी पण करतात मुलं, पार्ट टाइम जॉब्स त्यांना अवेलेबल असतात ड्युरिंग एज्युकेशन, प्रत्येक स्टुडंट करतो, तर तो त्याचा अर्निंग लिव्हिंग अर्न करतो. त्याला स्कॉलरशिप्स पण असतात. विदाउट स्कॉलरशिप बघाल तर तुम्हाला टोटल एक $30,000 एक एक्सपेन्स तुम्ही पकडायला पाहिजे, लिव्हिंग प्लस फीज वगैरे सगळं पकडलं तर तुमचा 8 वर्षाचा एज्युकेशन समजा तुम्ही पकडलं विदाउट स्कॉलरशिप आय एम टॉकिंग, याच्यामध्ये मी स्कॉलरशिप पकडत नाहीये. स्कॉलरशिप समजा पकडली तर मला चला 1.5 कोटी ते 2 कोटी रुपये लागले, मी एज्युकेशन लोन घेतलं, पण पीजी मध्ये मला एका वर्षाला 1 कोटी रुपये मिळतात पीजी कडे. म्हणजे 1 कोटी पीजी मध्ये मिळतात, म्हणजे ते आपल्याला पैसे इंटर्नशिप देते. तुमचा पगार असतो तो, तुमचा तो पगार असतो पीजी मधला. पर मंथ तुम्हाला 5 ते 10,000 डॉलर मिळतात आणि फीज नसते पीजी मध्ये. अच्छा. तर तुमचं सगळं लोन लायबिलिटी सगळी तुमची चालली गेली ना. आज भारतामध्ये तुम्ही शिकाल तर तुम्हाला 75 लाख ते 1.25 करोड रुपये तुम्हाला युजीला लागतील, 50 लाख ते 2-2.5 करोड रुपये तुम्हाला पीजीला लागतील, आणि ग्लोबली एक्सेप्टन्स पण नाही राहणार. हा, मग आता तुम्ही जे म्हणताय की पीजीला एवढे पैसे मिळतील म्हणून, तर हे सगळ्या गव्हर्नमेंट खर्च applicable आहे करतं. का? हे जे पैसे देतं हे युएससी गव्हर्नमेंट देते पैसे, हे फेडरल गव्हर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम आहे. ओके. हे कोणी इन्स्टिट्यूशन नाही देत, युएसचा रूल आहे हा. अमेरिकेमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन हे गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड असतं. ओके. याच्यात कुठल्याही प्रकारची फसवेगिरी, तुम्ही जाऊन साईट वाचा ना, तुम्ही ECFMG.org वर जा, USMLE.org वर जा, या सगळ्या याच्यावरती तुम्ही जाल तर सगळी इन्फॉर्मेशन मिळेल तुम्हाला. ओके. सो टोटल 8 वर्षाचा प्रोग्राम आहे हा. 8 वर्षाचा असतं, 3 वर्षाचं ग्रॅज्युएशन, तुमचं पीजी असतं, युजी. हे पहा, अमेरिकन सिस्टम वर्षांमध्ये नाहीये. अमेरिकन सिस्टम इज क्रेडिट बेस्ड सिस्टम. So you can complete your credits in 7 years of time. Okay. It all depends on you ki how much you study in a per semester, how many credits you are taking. It is all about, there are many integrated programs. If you have very good marks in 10th, 12th and excellent mark in SAT and AP,
So you can directly go to the integrated program without MCAT examination. ओके. तर 7 years मध्ये डायरेक्ट तुम्ही जाऊ शकता. मग तुम्हाला MCAT पण द्यायची गरज नसते. आणि ही सॅट एक्झाम जी तुम्ही म्हणताय त्याच्यासाठी पण प्रिपरेशन तुम्ही करून घेता का? त्याचे आम्ही तुम्हाला सबस्क्रिप्शन सगळे सांगतो. काय काय सबस्क्रिप्शन आहेत ते सगळे आम्ही तुम्हाला देतो, ऍडवाइस करतो. आणि तुम्हाला काही ट्युटर पाहिजे असेल तर तो प्रोव्हाइड करतो. ओके. ठीक आहे. येस, थँक्यू सर. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट. आणि पुन्हा गुड़ी सबको गुड़ी पाड़वा की और नए साल की सभी को शुभकामनाएं. और all the best for your future career, and plan properly. Don't be tensed, don't take stress, read all the information properly and plan accordingly. Thank you Thank very you, sir. much. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you, sir. Thank you. We can leave the meeting, na sir?